स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। कहते हैं कि कुछ रिश्ते हमें किस्मत से मिलते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते हम खुद अपनी बिखरी हुई जिंदगी के मलबे से चुनकर बनाते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक फिक्शन नहीं, बल्कि जज्बातों का वो समंदर है जो सीधे आपके दिल को छुएगा। उतार चढ़ाव, प्यार और धोखे के बीच बुनी गई ये दास्तान आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई हर किसी को अपनी जिंदगी में एक दूसरा मौका मिलता है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये खूबसूरत सफर। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 1। ये शरीर मेरा नहीं है। मीरा को आखिरी चीज जो याद थी वो थी विंडशील्ड पर गिरती बारिश और उसकी खुद की आवाज जो कह रही थी, मैं बहुत थक गई हूं। ऐसी थकान नहीं कि उसे नींद की जरूरत हो, बल्कि ऐसी थकान जैसे वो 28 सालों से कोई भारी बोझ उठा रही हो और आखिरकार उसके हाथ जवाब दे गए हों। फिर हेडलाइट्स की रोशनी, फिर सब कुछ खत्म, फिर जो कि असंभव था, एक छत दिखाई दी। सफेद छत जिसमें नदी के आकार की एक बारीक दरार थी। वो उसकी छत नहीं थी। मीरा एक पानी की सीलन वाले 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहती थी, जिसका मकान मालिक कभी कॉल नहीं उठाता था। ये छत रईसी की थी। ये छत किसी और की जिंदगी की थी। वो बहुत तेजी से उठकर बैठी और उसका सिर चकरा गया। रेशमी चादरें, थोड़ा खुला हुआ एक वॉक इन क्लोजेट, कपड़ों का कमरा जिसमें ऐसे कपड़ों की कतारें थीं जो उसके कभी नहीं थे, और इत्र की बोतलों से भरा एक श्रृंगारदान, वैनिटी, जो सुबह की धूप में कांच के छोटे गवाहों की तरह चमक रहा था। उसके हाथ, उसने सबसे पहले अपने हाथों को देखा, ठीक वैसे ही जैसे लोग तब देखते हैं जब उन्हें ये यकीन करना होता है कि वे अभी भी खुद ही हैं। वे उसके हाथ नहीं थे। लंबी उंगलियां, बाएं जोड़ पर एक बारीक सफेद निशान, एक सगाई की अंगूठी जो सिर्फ एक अंगूठी नहीं लग रही थी, वो अभी भी उंगली में थी। हालांकि उंगली को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत समय से उसे उतारने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, उसने जोर से कहा, और जो आवाज निकली वो उसकी नहीं थी। थोड़ी भारी, ज्यादा सुरीली, एक अजनबी की आवाज जो उसके डर को ऐसे पहने हुए थी जैसे कोई ढीला कोट हो। हिम्मत जुटाने से पहले उसने आईना ढूंढ लिया। जो औरत सामने दिख रही थी वो उस खास, महंगे अंदाज में खूबसूरत थी जो तस्वीरों में तो अच्छी लगती है पर कोई कमी बर्दाश्त नहीं करती। तीखे गाल, परफेक्ट भौहें, और ऐसी आंखें जिन्हें मीरा नहीं पहचानती थी, लेकिन वे खुद को पहचानती हुई सी लगी, जैसे आईने के अक्स को भी कुछ ऐसा पता हो जो मीरा नहीं जानती थी। उसका फोन नाइट स्टैंड पर था। 91% बैटरी और 4300 बिना पढ़े नोटिफिकेशन। उसने इसे एक ऐसे अंगूठे के निशान से खोला जो उसका नहीं था, लेकिन फिर भी काम कर गया। और सबसे पहली चीज जो उसने देखी वो 3 दिन पुराना एक न्यूज अलर्ट था। रितिका मल्होत्रा, 29, कथित आत्महत्या के प्रयास के बाद अस्पताल में भर्ती, परिवार ने टिप्पणी करने से इनकार किया। मीरा बिल्कुल सुन्न होकर बैठ गई। रितिका, इस नाम का उसके लिए कोई मतलब नहीं था, लेकिन उस शरीर के लिए सब कुछ था जिसे उसने पहन रखा था। उसे चीखना चाहिए था। बाद में वो सोचेगी कि वो चीखी क्यों नहीं। शायद उसके भीतर का कोई हिस्सा, वो हिस्सा जो उस रात मरते वक्त बहुत थका हुआ था, तुरंत समझ गया था कि चीखने से कुछ भी वापस नहीं बदलेगा। वो पहले ही एक बार मर चुकी थी, चुपचाप, अकेली, बारिश में एक कार के अंदर, और तब भी कोई उसके लिए भागता हुआ नहीं आया था। इसलिए उसने वही किया जो वो हमेशा अपनी जिंदगी के असहनीय होने पर करती थी। उसने वो सब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया जो उसके हाथ लगा, क्योंकि जानकारी हमेशा भावनाओं से ज्यादा सुरक्षित महसूस होती थी। उसने सबसे पहले मैसेजेस खोले। बड़ी गलती। पापा नाम से सेव किए गए एक कॉन्टैक्ट से 6 दिनों से कोई जवाब नहीं दिया गया था। तुम्हारी माँ आज फिर रोई। मुझे नहीं पता कि मैं उनसे अब क्या कहूँ। रितिका, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। प्रियंका सिस्टर, दिल टूटना से दिल टूटा हुआ था, पूरा नहीं। मुझे उम्मीद है कि तुम खुश हो। मुझे उम्मीद है कि तुम जहां भी हो आखिरकार खुश हो, क्योंकि तुमने वह इकलौती चीज छीन ली जो मुझे सच में चाहिए थी, और तुम्हें तो वह चाहिए भी नहीं थी। तुम बस यह नहीं चाहती थी कि वो मुझे मिले, बिना किसी फोटो, बिना किसी सेव नाम वाले एक नंबर से। तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है। अस्पताल के बिस्तर पर होने से ये खत्म नहीं हो जाता। ये तभी खत्म होगा जब मैं तय करूंगा। मीरा का नहीं, रितिका का दिल एक ऐसे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था जो उसका नहीं था। और जब से उसने आंखें खोली थीं, पहली बार वो उस मुसीबत की गहराई को समझी जिसके अंदर वो जागृत हुई थी। वो सिर्फ एक अजनबी के शरीर में नहीं थी, वो एक अजनबी की जंग के बीच में थी। नाइटस्टैंड के दराज में एक डायरी थी जो आधी भरी हुई थी।
आखिरी पन्नों की तरफ जाते जाते लिखावट और उलझती गई थी, जैसे लिखने वाले के पास संभलकर लिखने का समय खत्म हो रहा हो। मीरा ने सुबह की धुंधली रोशनी में उसे पढ़ा और हर पन्ने के साथ आईने की वो खूबसूरत अजनबी एक ऐसी इंसान बनती गई जिसकी तरफ देखना और मुश्किल होता गया। रितिका ने योजनाबद्ध तरीके से जानबूझकर अपने आसपास के लोगों की जिंदगियां तबाह की थीं। उसने अपनी बहन के मंगेतर से एक ऐसा बेरहम झूठ बोला था जिससे शादी के 3 दिन पहले सगाई टूट गई, और डायरी की एंट्री में रितिका ने अपनी खुद की गुस्से से भरी लिखावट में कबूल किया था कि उसने ये सब सिर्फ जलन में किया था। उसने अपने बिजनेस पार्टनर के जाली दस्तखत करके उसे उस कंपनी से बाहर निकाल दिया था जिसे उन्होंने मिलकर खड़ा किया था। उसने अपनी मां से ऐसी बातें कही थी, छोटी, सटीक और दिल दुखाने वाली बातें, जो एक बेटी सिर्फ तभी कह सकती है जब उसने बरसों से यह सीखा हो कि दरारें कहां पर है। हादसे से 3 दिन पहले की आखिरी एंट्री सिर्फ 4 शब्दों की थी, मैं खुद को नहीं पहचानती। मीरा ने डायरी बंद कर दी और अपनी रितिका की कांपती हथेलियों को गोद में लेकर बैठ गई। उसने अपनी खुद की मौत के बारे में सोचा, कैसे उसने अपने आखिरी पलों में खुद को अदृश्य, थका हुआ और उन लोगों के लिए अनसुना महसूस किया था जो मायने रखते थे। और अब वो एक ऐसी औरत के अंदर कैद थी जिसने जानबूझकर खुद को प्यार के काबिल नहीं छोड़ा था, जिसके पास सब कुछ था और जिसने अपने ही हाथों से उसे जलाकर राख कर दिया था। 2 औरतें, 2 तरह का अकेलापन, और किसी तरह किस्मत ने या ब्रह्मांड को चलाने वाली किसी बेरहम, बेपरवाह चीज ने उन दोनों को एक ही शरीर में सिल दिया था और कहा था, इसे ठीक करो। दरवाजे पर दस्तक सुबह 11 बजे हुई। मीरा ने दरवाजा खोला, जैसे वो पहले से ही जानती थी कि यह डायरी के पन्नों से निकलकर आया कोई जिंदा इंसान होगा। वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उस डर का सामना करना कैसा लगेगा। हॉलवे में खड़ी औरत की आंखें बिल्कुल रितिका जैसी थीं, वही आकार, लेकिन वैसी तेजी नहीं थी, और चेहरा ऐसा था जो साफ तौर पर कई दिनों से सोया नहीं था। मुझे पता है कि तुम शायद मुझसे नहीं मिलना चाहती, उस औरत ने अपने हाथ सीने पर बांधते हुए कहा, जैसे कोई ढाल बना रही हो। लेकिन मुझे तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर तुमसे सीधे एक बात पूछनी थी, रितिका। सिर्फ एक बार। मीरा का गला सूख गया। पूछो, क्या तुम्हें पछतावा है? उसकी बहन की आवाज पछतावा शब्द पर लड़खड़ा गई, जैसे ये पूछने की भी उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो। या तुम सिर्फ इसलिए शर्मिंदा हो क्योंकि तुम पकड़ी गई? और मीरा, जिसे उस शादी, उस झूठ, उस तबाही की कोई याद नहीं थी, लेकिन जो अब इकलौती ऐसी इंसान थी जिसे इस सब का जवाब देना था, उसने उस जिंदगी के पूरे बोझ को अपने कंधों पर इस तरह महसूस किया जैसे कोई ऐसा कर्ज हो जिसके लिए उसने दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन जिसे चुकाने से वह इनकार भी नहीं कर सकती थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने ऐसा किया, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूं, और मैं इस बात को बेअसर करने में उतना समय लगाऊंगी जितना लगेगा। उसकी बहन का चेहरा नर्म नहीं पड़ा, बल्कि वो और भी सख्त हो गया। तुम्हारी यही तो खासियत है, रितिका, उसने मुड़ते हुए कहा। तुम्हें हमेशा पता होता है कि कब क्या कहना है। दरवाजा बंद हो गया। मीरा एक ऐसी जिंदगी में अकेली खड़ी थी जिसे उसने चुना नहीं था, एक ऐसे शरीर में जो उसका नहीं था, उन गुनाहों का अफसोस लिए जो उसने किए नहीं थे, और उस दर्द के बीच उसे किसी मकसद जैसा कुछ एहसास हुआ। उसे अपनी पुरानी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं मिला था जिसके लिए लड़ना जरूरी हो। शायद, सिर्फ शायद, उसे यहाँ कुछ ऐसा मिला था जिसे ठीक करने के लिए लड़ना जरूरी था। उसने फिर से फोन उठाया और स्क्रॉल करके उस अनजान नंबर पर गई, जिसने वादा किया था कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। और जब से वो एक अजनबी के जिस्म में जागी थी, पहली बार मीरा मुस्कुराई, एक छोटी, तीखी और पूरी तरह से मासूम न होने वाली मुस्कान। चलो पता करते हैं कि तुम कौन हो, वो फुसफुसाई, इससे पहले कि तुम्हें पता चले कि मैं क्या बन चुकी हूं। अगले एपिसोड में रितिका का वो पूर्व बिजनेस पार्टनर जिसे उसने धोखा दिया था, वापस आता है, और वो इकलौता इंसान है जो शायद जानता है कि उस हादसे की असली वजह क्या थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। एपिसोड 2, वो आदमी जिसे उसने धोखा दिया। अपनी बहन के दरवाजे से बाहर जाने के 3 दिन बाद तक मीरा ने रितिका के अपार्टमेंट में इस तरह रहना सीख लिया था जैसे कोई चोर अपने ही किए अपराध की जगह की टोह ले रहा हो। उसने हर मैसेज पढ़ लिया था, हर उस नाम को रट लिया था जिससे उसका दिल बैठ जाता था। उसने एक लिस्ट बनाई थी, सचमुच की लिस्ट, कागज पर स्याही से, क्योंकि उसकी पुरानी जिंदगी की कुछ आदतें खत्म होने से इनकार कर रही थी। भले ही उसके बारे में बाकी सब कुछ खत्म हो चुका था,
उन सभी लोगों की जिन्हें रितिका मल्होत्रा ने चोट पहुंचाई थी। उस लिस्ट में 11 नाम थे। वो अनजान नंबर उनमें से एक नहीं था। वो जो कोई भी था उसका जिक्र डायरी में नहीं था और उसने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा था जिसे मीरा ढूंढ पाती। बस वो एक टेक्स्ट था जो थ्रेड में एक थमी हुई सांस की तरह पड़ा था। अस्पताल के बिस्तर पर होने से ये खत्म नहीं हो जाता। उसने 4 बार जवाब टाइप किया और 4 बार उसे डिलीट कर दिया। जब आपको यह न पता हो कि आपको किस बात की धमकी दी जा रही है, तो आप किसी धमकी का क्या जवाब देते? उस कॉल ने पूरे दिन का रुख बदल दिया, जो एक ऐसे नाम से आई थी जो बस इस तरह सेव था, अर्जुन, कॉल मत उठाना। रितिका की अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट पर उसकी खुद की लिखावट, अपने लिए छोड़ी गई एक चेतावनी जिसे उसने साफ तौर पर अनसुना कर दिया था। मीरा स्क्रीन को तब तक देखती रही जब तक वो बजना बंद नहीं हो गया। फिर वो दोबारा बजने लगा। उत्सुकता कहें या फिर किसी ऐसे इंसान की बेपरवाह बहादुरी जो एक बार मर चुका हो और जिसे लगा हो कि वो इस खेल में बच सकता है, उसने तीसरी घंटी पर कॉल उठा ली। रितिका, दूसरी तरफ की आवाज कोई सवाल नहीं थी। वो एक इल्जाम था जो शुभकामना की शक्ल में लिपटा हुआ था। हाँ, मीरा ने संभल कर कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। एक छोटी, बिना किसी खुशी वाली हंसी आए। मैंने 3 दिन ये सोचने में बिताए हैं कि क्या मैं तुम्हारी आवाज दोबारा सुनना भी चाहता हूँ, और तुम यहाँ ऐसे जवाब दे रही हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। जैसे तुमने मेरे जाली दस्तखत न किए हो और उस कंपनी का 60% हिस्सा लेकर न भाग गई हो जिसे मैंने शून्य से खड़ा किया था। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन, बिजनेस पार्टनर, डायरी की एंट्री, पन्ना नंबर 41। वह मुझ पर हर चीज के लिए भरोसा करता था और इसीलिए ये सब करना इतना आसान था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मीरा ने कहा, और उसकी आवाज में जो स्थिरता थी उससे वो खुद भी हैरान रह गई। सन्नाटा छा गया। फिर आवाज आई, क्यों? ताकि तुम फिर से अपनी बातों से इस मामले को घुमा सको? नहीं। उसने एक सांस ली। ताकि मैं इसे वापस लौटा सकूं। वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा छोटा था। उम्र 30 के शुरुआती सालों में, थकी हुई आंखें, ऐसी थकान जो किसी के चेहरे के बजाय उसके कंधों पर तैरती हुई दिखती है। वो उसके सामने टेबल के उस पार इस तरह बैठा था जैसे वो इस टेबल से उठकर जाने की रिहर्सल यहां आने से पहले ही दर्जन भर बार कर चुका हो। जो कहने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया है, कहो, अर्जुन ने कहा। फिर मैं जा रहा हूं। मीरा ने टेबल पर अपने हाथ बांध लिए। अंगूठी, रितिका की अंगूठी, जिसे उसने अभी तक निकाला नहीं था, जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला था, उनके बीच पड़ती रोशनी में चमक रही थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, उसने कहा। मुझे पता है कि यह सुनने में कैसा लगता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रही कि तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं बस ये कह रही हूं कि मुझे इसे ठीक करने का एक मौका दो। उसके जबड़े भींच गए। बड़ा सुविधाजनक है, याददाश्त का चले जाना। एक ऐसी औरत के लिए ये बिल्कुल उसके स्वभाव जैसा ही है जिसने एक कानूनी दस्तावेज के साथ जालसाजी की हो। कीमत मैं चुका रही हूं। मैं कंपनी वापस दे रही हूं, मीरा ने कहा। पूरा 60% हिस्सा तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, बिना किसी शर्त के। मैंने आज सुबह ही अपने वकील को फोन कर दिया था। इस बात का उस पर ऐसा असर हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उसने अर्जुन की आंखों के पीछे कुछ बदलते हुए देखा। भरोसा तो नहीं, अभी नहीं, लेकिन उस दीवार में पहली दरार आ चुकी थी जिसे उसने महीनों के धोखे के बाद ईंट दर ईंट खड़ा किया था। क्यों? उसने दोबारा पूछा। इस बार उसकी आवाज धीमी थी। सच में क्यों? मीरा ने उस एक्सीडेंट के बारे में सोचा, उस बारिश के बारे में, उस थकान के बारे में जो कार के सड़क से उतरने से बहुत पहले ही डूबने जैसी महसूस होने लगी थी। उसने सोचा कि रितिका ने जो कुछ भी चुराया था उसे अपने पास रखना कितना आसान होता। बस इस आरामदायक, महंगी, उधार की जिंदगी के अंदर रहकर किसी और के गुनाहों को दफन रहने देना कितना आसान होता। क्योंकि किसी ने मुझे एक ऐसा दूसरा मौका दिया है जो मैंने मांगा नहीं था, उसने कहा, और मैं इसे उस इंसान की तरह रहकर जाया नहीं करने वाली जिसने इसे छीना था। अर्जुन ने उसे काफी देर तक देखा, इतनी देर तक कि मीरा को लगने लगा कि कहीं वो उसके पार तो नहीं देख पा रहा, कहीं वह ये तो नहीं देख पा रहा कि उसके सामने बैठी औरत वह औरत ही नहीं है जिससे वो महीनों से नफरत करता आ रहा था। तुम बदल गई हो, उसने आखिरकार कहा। लहजे में कोई अपनापन नहीं था, बस एक अवलोकन था। अस्पताल के बाद से तुम्हारे बारे में कुछ तो बदल गया है। शायद मैं आखिरकार जाग गई हूँ, मीरा ने कहा, और उसका यह मतलब उस बात से कहीं ज्यादा गहरा था जो अर्जुन समझ सकता था। वो बात को वहीं छोड़ सकता था। वो लगभग खड़ा हो गया था, लगभग अपनी कंपनी वापस पाकर और अपने जायज गुस्से के साथ बाहर जाने ही वाला था। तभी मीरा ने वो सवाल पूछा जिसकी तरफ वो तब से बढ़ रही थी जब से आकर बैठी थी। अर्जुन, वो एक्सीडेंट जिस रात मैं मिली थी,
क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? उसके चेहरे के भाव बदल गए। सतर्क, संभले हुए। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मुझे वह रात याद नहीं है, मीरा ने कहा, जो कि उसकी समझ से कहीं ज्यादा सच था। और क्योंकि जब से मैं जागी हूं, कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है। मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या तुम जानते हो कि वह कौन है? अर्जुन काफी देर तक चुप रहा, टेबल पर अपने कॉफी के कप को धीरे धीरे घुमाता रहा, जैसे वो कप उसे वो बात कहने की इजाजत दे दे जो अब आने वाली थी। जिस रात ये हुआ, उसने आखिरकार कहा, तुमने मुझे फोन किया था। तुम नशे में थी या उसके बेहद करीब। तुमने कहा था कि किसी को पता चल गया है कि तुमने प्रियंका की सगाई के साथ क्या किया। उसे पता चल गया है कि तुमने उसके मंगेतर के बारे में झूठ बोला था और वे तुम्हें इसकी सार्वजनिक रूप से कीमत चुकाने पर मजबूर करने वाले हैं। तुम्हें उसी तरह बर्बाद करने वाले हैं जैसे तुमने हर किसी को किया था। मीरा का सीना भींच गया। कौन? क्या मैंने कोई नाम लिया था? नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। लेकिन तुमने एक ऐसी बात कही थी जिसे मैं भूल नहीं पाया हूं। तुमने कहा था, वो हिचकिचाया, जैसे वे शब्द दोबारा बोलते हुए भी उसका जायका खराब कर रहे हो, अगर उन्होंने सबको बता दिया कि मैंने क्या किया है, तो मैं बच नहीं पाऊंगी। और फिर 2 दिन बाद, तुम अस्पताल के बिस्तर पर थी। कॉफी शॉप का शोर मीरा के कानों में एक बैकग्राउंड की गूंज बनकर रह गया। उसने मान लिया था, हर किसी ने मान लिया था, कि रितिका का गिरना उसकी निराशा थी। उसका अपराध बोध था जो एक साथ उस पर हावी हो गया था। लेकिन अगर उन्होंने सबको बता दिया कि मैंने क्या किया है, तो मैं बच नहीं पाऊंगी। किसी ऐसे इंसान की भाषा नहीं थी जो खुदकशी करने की योजना बना रहा हो। ये किसी ऐसे इंसान की भाषा थी जिसे धक्का दिए जाने का डर था। उसने अर्जुन को शुक्रिया कहा, इस तरह कहा जिसका मतलब रितिका कभी नहीं समझ सकती थी। वो बिना माफ किए चला गया, लेकिन उस गुस्से के बिना भी जो लेकर वो आया था, और मीरा समझ गई थी कि आज के लिए वो इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकती थी। भरोसा, अगर कभी आएगा भी, तो किश्तों में आएगा, जिसे एक एक करके ईमानदारी भरी बातचीत से कमाना होगा। टेबल पर अकेली बैठी, उसने अपना फोन निकाला और उस अनजान नंबर वाले थ्रेड को खोला। इस बार, उसने एक जवाब टाइप किया और उसे डिलीट नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है कि मैंने प्रियंका की सगाई के साथ कुछ ऐसा किया है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि किसी ने इसे बेनकाब करने की धमकी दी थी। मैं अपने किए से भागने नहीं वाली, लेकिन मुझे ये जानने की जरूरत है कि तुम कौन हो, और मुझे ये जानना है कि क्या तुम ही वो वजह हो जिसकी वजह से मैं उस अस्पताल में पहुंची। उसने अपने इरादे बदलने से पहले ही सेंड बटन दबा दिया। जवाब उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से आया। तुम अब भी नहीं समझी, है ना? मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हें उस अस्पताल में पहुंचाया, रितिका। मैं तो वो हूं जो ये तय करने वाला है कि तुम कभी न भूलो कि तुम वहां जाना क्यों डिजर्व करती थी। मीरा ने फोन को वापस टेबल पर रख दिया। उसके हाथ स्थिर थे, भले ही उसका दिमाग अपनी 11 नामों की लिस्ट में हर नाम को खंगाल रहा था। उस एक इंसान को ढूंढ रहा था जो 1 साल बाद भी उसके आसपास मंडराने जितना भूखा, घायल और सब्र वाला हो। इस शहर में कहीं न कहीं कोई ऐसा था जो ठीक ठीक जानता था कि उस रात क्या हुआ था। और मीरा ने, एक अजनबी के चेहरे, एक अजनबी के अपराध बोध और एक ऐसे दूसरे मौके के साथ जिसे वह जाया न करने के लिए दृढ़ थी, खुद को ऐसा बना लिया था जिसे अब नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अच्छा है, वो खाली टेबल से फुसफुसाई। तो फिर चलो इसे सही तरीके से खत्म करते हैं। एपिसोड 2 समाप्त। अगले एपिसोड में मीरा अपनी मां का सामना करती है और एक ऐसे राज से पर्दा उठाती है जो परिवार में किसी की भी मानने की इच्छा से कहीं ज्यादा समय से दफन था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 3। वह बात जो उसकी मां ने कभी नहीं कही। हॉलवे गलियारे की दीवार पर एक ऐसी तस्वीर टंगी थी जिसके पास से मीरा बिना सचमुच देखे दर्जनों बार गुजर चुकी थी। एक पारिवारिक चित्र, फैमिली पोर्ट्रेट, जिसे किसी स्टूडियो में पीछे नकली आसमान के पेंट के साथ लिया गया था। एक पिता जो मुस्कुराते हुए पोज में भी थके हुए दिख रहे थे। एक बहन जो फ्रेम से बाहर किसी चीज पर बीच में ही हंस रही थी। और एक माँ जिसका हाथ एक बहुत छोटी रितिका के कंधे पर इस तरह टिका था जैसे वह उसे अपनी जगह पर थामे हुए हो। मीरा अब उसके सामने खड़ी थी, अपनी माँ के चेहरे में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रही थी जो मैसेज थ्रेड में 6 दिनों की चुप्पी की वजह समझा सके। तुम्हारी माँ आज फिर रोई। मुझे नहीं पता कि मैं उनसे अब क्या कहूँ।
उसने फोन नहीं किया था। रितिका की तबाही को सुझाने के 3 दिनों में मीरा ने उस इकलौते रिश्ते से दूरी बनाए रखी थी जिसका डायरी में बमुश्किल ही कोई जिक्र था, और वह अब समझने लगी थी कि यह अपने आप में एक चेतावनी थी। इससे पहले कि वो किसी को फोन करने की हिम्मत जुटा पाती, उसके पिता का फोन आ गया। तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है, उन्होंने कहा, बिना किसी नमस्ते के, बिना किसी अपनेपन के। मैंने उससे कहा था कि यह एक बुरा विचार है। उसने नहीं सुना। जब बात तुम्हारी आती है तो वह कभी नहीं सुनती। मैं आऊंगी, मीरा ने कहा। लाइन पर एक पल का सन्नाटा छा गया, जैसे उन्हें बहस की उम्मीद रही हो और इसके बिना उन्हें समझ न आया हो कि क्या करें। ठीक है, रविवार को। उन्हें परेशान मत करना। इससे पहले कि वह पूछ पाती कि उन्हें परेशान करने का क्या मतलब होता है, उन्होंने फोन काट दिया। घर मीरा की उम्मीद से छोटा था, एक शांत सड़क के कोने में बसा हुआ जिसका बगीचा साफ तौर पर कभी किसी का गौरव रहा होगा, पर अब उसका बमुश्किल ही रखरखाव किया जा रहा था, जैसे कोई देखभाल जिसमें से ऊर्जा तो खत्म हो गई हो, लेकिन प्यार पूरी तरह खत्म न हुआ हो। इससे पहले कि वो दस्तक देती, उसकी मां ने दरवाजा खोल दिया। मीरा ने खुद को गुस्से के लिए, उसी सख्त दूरी के लिए तैयार किया था जो उसे प्रियंका और अर्जुन से मिली थी। लेकिन उसने खुद को इस चीज के लिए तैयार नहीं किया था। एक औरत जो उसकी तरफ ऐसे भाव से देख रही थी, जो इतना कच्चा था, किसी चीज के लिए इतना भूखा था, कि मीरा लगभग एक कदम पीछे हट गई। तुम आए, उसकी मां ने कहा, उनकी आवाज इन 2 शब्दों पर कांप गई। मुझे नहीं लगा था कि तुम आओगी। अंदर घर में इलायची और पुराने कागजों की महक आ रही थी। उसकी मां वहां बहुत संभल कर चल रही थी, जैसे घर का फर्नीचर भी होने वाली बातों का गवाह बन सकता हो और उसके लिए उन्हें जज कर सकता हो। बैठो, उन्होंने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है और मैं चाहती हूं कि तुम इस बार सचमुच सुनो। सुनने का नाटक मत करना, सचमुच मेरी बात सुनो। मीरा बैठ गई। जब तुम 19 साल की थी, उसकी मां ने शुरुआत की, हाथ इतनी जोर से भींचे हुए थे कि उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। तुम मेरे पास आई थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अंकल ने तुमसे कुछ कहा है, कुछ किया है। मैं आज भी, अब भी उस शब्द को अपने मुंह से नहीं निकाल पाती हूं। मीरा का पेट बर्फ की तरह जम गया। डायरी में इस बारे में कुछ नहीं था, किसी मैसेज थ्रेड में कुछ नहीं था। यह एक ऐसा पुराना जख्म था जो खामोशी के निशान में बदल चुका था। मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, उसकी मां ने अपनी बात जारी रखी, और अब उनकी आवाज पूरी तरह टूट गई। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो मेरा भाई था, उसने कभी, मैंने खुद से कहा कि उसने मुझे कभी ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं दी, और तुम छोटी थी, ड्रामेबाज थी, और मैंने खुद से कहा कि तुम ध्यान खींचने के लिए बड़ा चढ़ाकर कह रही हो। मैंने तुमसे ये कहा था, तुम्हारे मुंह पर। मैंने अपनी ही बेटी को झूठा कहा ताकि मैं उस मर्द को बचा सकूं जिसने, वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। उन्हें करने की जरूरत भी नहीं थी। मीरा बिल्कुल शांत बैठी रही, किसी भयानक चीज को अपनी जगह पर बैठते हुए महसूस कर रही थी। ये हर चीज के नीचे की वो दरार थी, जख्म के नीचे का जख्म। रितिका बिना किसी वजह के बेरहम नहीं बन गई थी। कहीं 10 साल पहले एक 19 साल की लड़की ने सच बोला था और अपनी ही मां को अपनी जगह आराम चुनते हुए देखा था। तुमने मुझे कभी माफ नहीं किया, उसकी मां ने कहा। तुम सालों तक मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती रही और मैंने खुद से कहा कि इसका मतलब है कि तुम इससे आगे बढ़ चुकी हो। लेकिन तुम आगे नहीं बढ़ी थी, है ना? तुमने लोगों के यकीन न करने के बीच बस जीना सीख लिया था, ये तय करके कि कोई तुम्हें कभी उस तरह चोट न पहुंचा सके जैसे मैंने पहुंचाई थी। उन लोगों को पहले चोट पहुंचाकर। यह इस बात का बहाना नहीं है कि तुमने अपनी बहन के साथ क्या किया, अर्जुन के साथ क्या किया, हर किसी के साथ क्या किया। मैं ये जानती हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम ये जानो कि मैं अब समझती हूं कि यह सब कहां से आया था। और मैं चाहती हूं कि तुम ये जानो कि मुझे बहुत अफसोस है, रितिका। बहुत अफसोस है, और बहुत देर से है, शायद अब इसका कोई मतलब भी न रह गया हो। मीरा, जो रितिका का अपराध बोध, रितिका के उजड़े हुए रिश्ते धो रही थी, लेकिन उस जख्म की एक भी याद उसके पास नहीं थी जिसका उसकी मां जिक्र कर रही थी। उसने अपने सीने में कुछ टूटकर बिखरते हुए महसूस किया, जिसका उस शरीर से कोई लेना देना नहीं था जिसे उसने उधार लिया था। उसने अपनी खुद की मां के बारे में सोचा, अपनी पुरानी जिंदगी में। वो मां जिसने कभी किसी चीज के लिए मुझे अफसोस है नहीं कहा था, जो इस विश्वास के साथ अपनी कब्र में चली गई थी कि माफी मांगना एक कमजोरी है जो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं। ये टूटी हुई, एक दशक पुरानी देर से आई माफी उस सबसे कहीं ज्यादा थी जो मीरा को कभी भी उन लोगों से मिला था जिन्हें उससे प्यार करना चाहिए था। मैंने आपको माफ किया, मीरा ने धीरे से कहा, और सचमुच दिल से कहा, भले ही उस वाक्य का मैं किसी और का था।
इसलिए नहीं कि यह जो हुआ उसे ठीक कर देता है, बल्कि इसलिए कि इसे आगे धोने से वो चीज अनहोनी भी नहीं होने वाली। उसकी माँ के मुंह से एक आवाज निकली जो आधी सिसकी थी और आधा अविश्वास, और उन्होंने टेबल के उस पार से उसका हाथ थामने के लिए हाथ बढ़ाया, हिचकिचाते हुए, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि हाथ पीछे खींच लिया जाएगा। मीरा ने उन्हें अपना हाथ थामने दिया। लगभग 1 घंटे बाद, आंसुओं के बाद, उस चाय के बाद जिसे दोनों में से किसी ने नहीं पिया था, उसकी माँ ने कुछ ऐसा कहा जिसने मीरा को फिर से सुन्न कर दिया। तुम्हारी अंकल, उन्होंने संभल कर कहा। वो अस्पताल आए थे। क्या तुम ये जानती हो? जब तुम बेहोश थी, वो तुम्हारे पास लगभग 20 मिनट तक बैठे रहे, इससे पहले कि एक नर्स ने उनसे जाने के लिए कहा, ये कहते हुए कि वो परिवार की उस लिस्ट में नहीं है जिन्हें अंदर आने की इजाजत है। मीरा की नब्ज तेज हो गई। वो क्यों आए होंगे? उसकी माँ का चेहरा काला पड़ गया। मैंने भी खुद से यही पूछा है। उन्होंने सालों से इस परिवार से बात नहीं की है, जब से तुमने उनसे बात करना बंद किया था। और फिर एक बार जब तुम अस्पताल के बिस्तर पर हो, एक शब्द भी बोलने में असमर्थ हो, तो वह आ जाते हैं। एक और बात है, उसकी माँ ने आवाज धीमी करते हुए जोड़ा। नर्स के उन्हें बाहर भेजने से पहले मैंने उन्हें कॉरिडोर में फोन पर बात करते हुए सुना था। मैं बस कुछ ही शब्द सुन पाए, लेकिन मैंने उन्हें कहते सुना, वो अब ज्यादा समय तक कोई मुसीबत नहीं बनी रहेगी। मीरा की 11 नामों की लिस्ट में अचानक एक 12वां नाम जुड़ गया था, एक ऐसा नाम जो डायरी में नहीं था, किसी मैसेज थ्रेड में नहीं था, क्योंकि रितिका को खुद भी कभी यह शक नहीं हुआ होगा कि जिस इंसान ने उसे सबसे पहले चोट पहुंचाई थी, वो अब भी आसपास मंडरा रहा था, अब भी देख रहा था, अब भी यह तय करने के लिए तैयार था कि वो कभी सच न बोल पाए। जब मीरा अपनी माँ के घर से निकली, तो वो दरवाजे पर खड़ी हो गई। सर्दियों की सर्द हवा उस चेहरे पर चुभ रही थी जो उसका नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी ऐसे इंसान का होने लगा है जिसका होना मायने रखता हो। उसने उस अनजान नंबर के बारे में सोचा। मैं तो वो हूं जो ये तय करने वाला है कि तुम कभी न भूलो कि तुम वहां जाना क्यों डिजर्व करती थी। और उसने उस अंकल के बारे में सोचा जो एक बेहोश औरत के सिरहाने खड़ा था, फोन पर किसी से वादा कर रहा था कि वो अब ज्यादा समय तक मुसीबत नहीं बनी रहेगी। 2 धमकियां, 2 दिशाएं, और अकेली मीरा ठंड में खड़ी, आखिरकार यह समझ रही थी कि इस जिंदगी में बचे रहने का मतलब ये पता लगाना था कि उनमें से किसने पहले ही यह तय करने की कोशिश की थी कि वो कभी दोबारा आंखें ही न खोल पाए। चलो देखते हैं कि तुम दोनों में से कौन सच कह रहा है, वो फुसफुसाई, और कौन बस मुझे खामोश देखना चाहता है। एपिसोड 3 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। मीरा अपने अंकल की तलाश करती है, और अनजान नंबर एक ऐसा मैसेज भेजता है जो रितिका के एक्सीडेंट, पतन के बारे में उसके हर अनुमान को हमेशा के लिए बदल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। नमस्ते और स्वागत है आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज हम हमारी इस खास कहानी के एक और जज्बाती पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिश्तों के उतार चढ़ाव, प्यार की कशमकश और धोखे की चुभन। आज का एपिसोड आपको उन एहसासों के बीच ले जाएगा जहां हर फैसला मुश्किल है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 4। अस्पताल के गलियारे में खड़ा आदमी, उसका नाम देवराज था। मीरा को ये बात रितिका के फोन में दफन एक पुराने कॉन्टैक्ट से पता चली थी, जिसे किसी निकनेम, उपनाम के बिना सेव किया गया था। बस नाम और सरनेम, रूखा और औपचारिक, जैसे विराम चिन्हों से कोई सीमा खींच दी गई हो। 3 साल से ज्यादा समय से उनके बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई मैसेज नहीं। रितिका के 19 साल की उम्र में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद जो सन्नाटा पसरा, वो पूरी तरह से जानबूझकर और 4 दिन पहले अस्पताल के एक गलियारे तक स्थायी था। मीरा ने उस कॉन्टैक्ट कार्ड को काफी देर तक देखा और फिर कॉल का बटन दबा दिया। 2 घंटियां गईं, फिर एक आवाज आई जो इस तरह से गर्मजोशी से भरी थी कि जैसे ही मीरा को इसकी वजह याद आई, उसकी त्वचा में सिहरन दौड़ गई। रितिका, कोई सवाल नहीं था, लहजे में एक राहत सी थी। मैं सोच ही रहा था कि तुमसे कब बात होगी। तुम अस्पताल आए थे। मीरा ने औपचारिकता का कोई नाटक किए बिना सीधे मुद्दे की बात कही। जब मैं बेहोश थी। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों। उनकी तरफ से एक ठहराव आया, नपा तुला, संभला हुआ, एक ऐसे मर्द का ठहराव जो अपने अगले शब्दों को शतरंज की चाल की तरह चुन रहा हो। परिवार ही परिवार का ख्याल रखता है। उस परिवार का भी जिसने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया हो।
तुमने कॉरिडोर में फोन पर किसी से कहा था कि मैं अब ज्यादा समय तक मुसीबत नहीं बनी रहूंगी। मीरा ने अपनी आवाज को सपाट रखा, अपने भीतर के कंपन को आवाज तक नहीं पहुंचने दिया। इसका क्या मतलब था? तुम हमेशा से बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदी रही हो, रितिका। अपनी माँ से पूछो, वो तुम्हें बताएंगी। ऐसा लगता है कि यह हमारे परिवार के खून में है। एक धीमी, बेरंग हंसी आए। मैंने बस इतना कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम अस्पताल के बिस्तर से पुरानी बातों को नहीं कुरेद रही होगी। बस इतनी सी बात थी। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम अपनी बची खुची रिकवरी, सुधार, उन चीजों को दोबारा याद करने में बिताओ जो कभी हुई ही नहीं थी, जो चीजें कभी हुई ही नहीं थी। 10 साल पहले एक 19 साल की लड़की ने सच बोला था और उसे झूठा ठहराया गया था, और आज वो मर्द खुद यहाँ खड़ा था, अब भी वास्तविक समय में उस कहानी को दोबारा बदल रहा था। अब भी इसमें इतना माहिर था कि बातें रेशम की तरह चिकनी निकल रही थीं। मैं तुम पर यकीन नहीं करती, मीरा ने कहा। ये तुम्हारा अधिकार है, देवराज ने जवाब दिया, और उनके लहजे में कुछ बदल गया। अब वह ज्यादा ठंडा था, गर्मजोशी ऐसे उतर गई जैसे कोई मुखौटा ढीला होकर गिर गया हो। लेकिन मैं बहुत सोच समझकर फैसला करता, रितिका, कि क्या पुराने जख्मों को दोबारा हरा करना सचमुच उस कीमत के लायक है जो तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। इन दिनों तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। एक बिजनेस, एक परिवार जो धीरे धीरे तुम्हें माफ करना शुरू कर रहा है, जहां तक मैंने सुना है। एक ऐसी कहानी के पीछे भागकर इस सब को जलाकर राख कर देना बड़े अफसोस की बात होगी जिसे कोई सुनना ही नहीं चाहता। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली, और एक पल के लिए वह रितिका के उस महंगे अपार्टमेंट में नहीं थी। वह वापस अपनी पुरानी जिंदगी में थी, छोटी, अनसुनी और उन लोगों के आराम के लिए चुप रहने के लिए कही गई जो उससे ज्यादा मायने रखते थे। वो दोबारा वैसी इंसान नहीं बनने वाली थी। इस शरीर में तो बिल्कुल नहीं, इस दूसरे मौके में बिल्कुल नहीं। किस्मत तुम्हारी, पर मैं तुमसे इजाजत नहीं मांग रही हूं, उसने कहा। मैं तुम्हें बता रही हूं कि मैं जानती हूं, और मैं तब तक सवाल पूछना बंद नहीं करूंगी जब तक मैं ये ठीक ठीक न समझ लूं कि तुमने 10 साल पहले ऐसा क्या किया था कि किसी ने मेरा यकीन नहीं किया, और तुम मेरे अस्पताल के बिस्तर के सिरहाने क्या कर रहे थे जब मैं अपना बचाव करने के लायक भी नहीं थी। अब वो गर्मजोशी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जो बचा था वो था एक सन्नाटा, सटीक, और जितना शांत वो लग रहा था उतना ही ज्यादा डरावना था। संभल कर, रितिका, देवराज ने धीरे से कहा। तुम पहले ही एक गिरावट, हादसे से बच चुकी हो। मैं यह नहीं देखना चाहूंगा कि क्या होगा अगर तुम खुद को एक और खाई के किनारे की तरफ धकेलती रही। लाइन कट गई। मीरा ने उन हाथों से फोन नीचे रखा जो पूरी तरह स्थिर नहीं थे। वो खाली स्क्रीन को इस तरह देख रही थी जैसे उस पर अब भी उस धमकी का कोई निशान बाकी हो जो अभी अभी उससे गुजरी थी। तुम पहले ही एक गिरावट से बच चुकी हो। यह नहीं कि मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुना, यह नहीं कि मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। तुम पहले ही एक गिरावट से बच चुकी हो। यह उस इंसान के शब्द थे जो ठीक ठीक जानता था कि वह हादसा मौत के कितने करीब था, और जो चाहता था कि वह भी यह जान ले कि उसे ये पता है। इससे पहले कि वो फोन पूरी तरह से नीचे रख पाती, वो उसके हाथ में दोबारा थरथराया। वही अनजान नंबर। मैंने देखा कि तुमने उसे फोन किया था। देवराज को। तो आखिरकार तुम उस चीज को याद करने लगी हो जिसे भूलने में तुमने 1 दशक बिता दिया। मीरा की सांसें थम गईं। जो कोई भी था, वो सिर्फ उसके मैसेजेस पर नजर नहीं रख रहा था। वह 10 साल पुरानी उस बातचीत के बारे में जानता था जो किसी डायरी में नहीं थी, किसी भी टेक्स्ट थ्रेड में नहीं थी जो उसने अब तक ढूंढा था। उसने कांपती उंगलियों से वापस टाइप किया। तुम्हें उस बारे में कैसे पता? तुम कौन हो? जवाब आने में लगभग 1 पूरा मिनट लगा। इतनी देर कि मीरा खुद को बिना चाहे अपनी सांसें रोके हुए पाए। क्योंकि मैं वहां था, रितिका। मैं भी 19 साल का था। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, इकलौता ऐसा जिसने तुम पर तब यकीन किया था जब तुम्हारी अपनी माँ ने नहीं किया था। और मैंने देखा कि उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम कैसे बदल गई। तुम एक ऐसी इंसान बन गई जिसे मैं पहचान नहीं पाया। तुमने लोगों को उसी तरह चोट पहुंचाना शुरू कर दिया जिस तरह तुम्हें पहुंचाई गई थी। मैंने सालों तक तुम्हारी मदद करने की कोशिश की, और फिर तुमने मेरे साथ बिल्कुल वही किया जो उसने तुम्हारे साथ किया था। तुमने मुझे अपनी कहानी का विलेन, खलनायक बना दिया ताकि तुम्हें खुद को वैसा महसूस न करना पड़े। मीरा ने उस मैसेज को 3 बार पढ़ा, उस कहानी के आधार को अपने पैरों तले खिसकते हुए महसूस किया जिसे उसने सिर्फ 1 घंटे पहले ही समझना शुरू किया था। यह कोई राह चलता दुश्मन नहीं था। ये प्रियंका या अर्जुन या डायरी के उन साफ, ठंडे 11 नामों की लिस्ट में से कोई नहीं था। यह कोई ऐसा इंसान था जिसने कभी रितिका से प्यार किया था। कोई ऐसा जो ठीक उस वक्त उसके साथ खड़ा था जब उसकी अपनी माँ भी नहीं थी, और फिर भी उसे मलबे की तरह फेंक दिया गया था, उस तबाही में जो रितिका अपने पीछे छोड़ गई थी।
मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? मीरा ने टाइप किया और इस बार उसने ये सवाल अपने पूरे वजूद से पूछा, क्योंकि वो समझने लगी थी कि इसका जवाब शायद अब तक की सबसे बदसूरत चीज होने वाला था। जवाब जब आया तो वो छोटा था। अंतिम, एक ऐसा वाक्य जो बातचीत को आगे बढ़ाने के बजाय उसे खत्म कर देता है। अपनी बहन से पूछो कि सच में उसकी सगाई किसने तोड़ी थी। तुमने उसके मंगेतर से जो झूठ बोला था वो तुमने अकेले नहीं सोचा था। मैं तुम्हें इस बात के साथ छोड़ता हूं। उससे पूछो, फिर तय करो कि क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जानती हो कि मैं कौन हूं। मीरा ने फोन नीचे कर लिया। उसका दिमाग प्रियंका के साथ हुई हर बातचीत के पीछे दौड़ने लगा, हर उस माफी के पीछे जो उसने उस बात की पूरी शक्ल जाने बिना मांगी थी जिसके लिए वह माफी मांग रही थी। उसने मान लिया था कि रितिका की क्रूरता उसकी अकेले की थी। एक अकेली औरत जो जलन और पुराने जख्मों के कारण अपनी ही जिंदगी को आग लगा रही थी। लेकिन अगर वो अनजान नंबर सच कह रहा था, अगर प्रियंका के मंगेतर के बारे में झूठ बोलते वक्त रितिका के साथ कोई और भी खड़ा था, तो जिस कहानी को मीरा सोच रही थी कि वह दोबारा बना रही है, वो सिर्फ एक टूटी हुई औरत के प्रायश्चित के बारे में नहीं थी। वो दो ऐसे लोगों के बारे में थी जिन्होंने कभी एक दूसरे से इतना प्यार किया था कि वे मिलकर चीजों को तबाह कर सकते थे। और अब उस सब का जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही बची थी। प्रियंका। मीरा खाली अपार्टमेंट में फुसफुसाई और अपना कोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे तुमसे सच जानने की जरूरत है। पूरा सच, अभी के अभी। मीरा ने फोन नीचे कर लिया। उसका दिमाग प्रियंका के साथ हुई हर बातचीत के पीछे दौड़ने लगा, हर उस माफी के पीछे जो उसने उस बात की पूरी शक्ल जाने बिना मांगी थी जिसके लिए वह माफी मांग रही थी। उसने मान लिया था कि रितिका की क्रूरता उसकी अकेले की थी। एक अकेली औरत जो जलन और पुराने जख्मों के कारण अपनी ही जिंदगी को आग लगा रही थी। लेकिन अगर वो अनजान नंबर सच कह रहा था, अगर प्रियंका के मंगेतर के बारे में झूठ बोलते वक्त रितिका के साथ कोई और भी खड़ा था, तो जिस कहानी को मीरा सोच रही थी कि वह दोबारा बना रही है, वो सिर्फ एक टूटी हुई औरत के प्रायश्चित के बारे में नहीं थी। वो दो ऐसे लोगों के बारे में थी जिन्होंने कभी एक दूसरे से इतना प्यार किया था कि वे मिलकर चीजों को तबाह कर सकते थे। और अब उस सब का जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही बची थी। प्रियंका। मीरा खाली अपार्टमेंट में फुसफुसाई और अपना कोट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मुझे तुमसे सच जानने की जरूरत है। पूरा सच, अभी के अभी। एपिसोड 4 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रियंका उस रात का असली सच बताती है जब उसकी सगाई टूटी थी और मीरा को पहली बार उस अनजान नंबर का नाम पता चलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 5। वह नाम जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। प्रियंका उसे अंदर नहीं आने देना चाहती थी। मीरा अपनी बहन के अपार्टमेंट की चौखट पर लगभग एक पूरे मिनट तक खड़ी रही, तब जाकर दरवाजा खुला। चेन अभी भी लगी हुई थी और प्रियंका के चेहरे का एक हिस्सा उस सनकरी दरार से दिखाई दे रहा था। काफी देर हो चुकी है, प्रियंका ने कहा। और मैंने पहले ही कह दिया था कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मीरा ने उसकी बात काटते हुए कहा। और मुझे सच चाहिए। वो कहानी नहीं जो तुम मुझे इसलिए सुनाती आई हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं इससे बेहतर डिजर्व नहीं करती। किसी ने मुझसे कहा है कि तुम्हारी सगाई तोड़ने वाला झूठ मैंने अकेले नहीं सोचा था। मुझे जानना है कि क्या ये सच है। प्रियंका के चेहरे के भाव बदल गए। नर्म तो नहीं पड़े, बल्कि और तीखे हो गए, जैसे मीरा ने उस दरवाजे का पासवर्ड बोल दिया हो जिसे प्रियंका ने साल भर से बंद रखा था। तुम्हें ये किसने बताया? उसने भींचे हुए लहजे में पूछा। किसी ऐसे इंसान ने जो कहता है कि वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। कोई ऐसा जिसे मैंने साफ तौर पर उतनी ही गहरी चोट पहुंचाई जितनी तुम्हें पहुंचाई। मीरा अपनी जगह डटी रही। प्लीज प्रियंका, मुझे अंदर आने दो। प्रियंका ने न तो चाय पूछी, न ही बैठने के लिए कहा। वह अपनी रसोई में हाथ बांधकर खड़ी रही, जैसे अगली बात कहने के लिए उसे उनके बीच पूरे कमरे की दूरी की जरूरत हो। उसका नाम नैना है, प्रियंका ने आखिरकार कहा। तुम दोनों 15 साल की उम्र से एक दूसरे के बेहद करीब थीं। वो हर जन्मदिन, हर छुट्टी पर साथ होती थी,
उन आधी पारिवारिक तस्वीरों में भी जो शायद तुम्हें याद भी न हो कि कब खींची गई थी। और जब मेरी सगाई हुई तो तुम मेरे लिए खुश नहीं थी। तुम और नैना दोनों ही खुश नहीं थी, क्योंकि तुम दोनों को लगता था कि मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करके गलती कर रही हूँ जो, और मैं तुम्हारे ही शब्दों को दोहरा रही हूँ, मुझे कभी उस तरह प्यार नहीं करेगा जैसी मैं डिजर्व करती हूँ। तुम दोनों ने मिलकर वह झूठ गढ़ा था। प्रियंका ने अपनी बात जारी रखी, और मिलकर शब्द पर उसकी आवाज टूट गई, जैसे इसे जोर से कहने की उसे अब भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही हो। नैना को वे मैसेजेस मिले थे, बहुत पुराने, सालों पहले के, जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया था, और तुम दोनों ने मिलकर तय किया कि शादी से 3 दिन पहले उन्हें मेरे मंगेतर को दिखाना, किसी तरह मुझे बचाना होगा। तुम उसे मेरी प्रोटेक्शन, रक्षा करना कहती थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी की सबसे अपमानजनक रात माना। मीरा का जी मिचलाने लगा। यादों की वजह से नहीं, क्योंकि उसकी कोई याद उसके पास नहीं थी, बल्कि जो वो सुन रही थी उसके भयानक रूप से। 2 लोग जिन्होंने उसकी बहन से अपने ही टूटे बुरे तरीके से इतना प्यार किया था कि उसकी खुशी को सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया ताकि उसे एक ऐसी गलती से बचा सके जो सिर्फ उनके मुताबिक वह कर रही थी। और फिर क्या हुआ? मीरा ने धीरे से पूछा। मेरे और नैना के बीच? प्रियंका का जबड़ा भींच गया। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से मुझे उसके लिए थोड़ा अफसोस होता था। जब तुम्हारा प्लान काम कर गया, जब मेरी सगाई टूट गई और मैंने तुम दोनों से बात करना बंद कर दिया, तो तुम्हें खुद के अलावा किसी और पर गुस्सा होने की जरूरत थी। इसलिए तुमने तय कर लिया कि यह सब नैना का विचार था। पूरा का पूरा। तुमने हमारे माता पिता से कहा कि उसने तुम्हें इस काम के लिए बहलाया फुसलाया था, कि तुमने उसे रोकने की कोशिश की थी पर नाकाम रही। तुमने उसे हर फोटो, हर कहानी, उस रात के हर उस हिस्से से बाहर कर दिया जो तुमने कभी किसी को सुनाया था। तुमने उसे इतनी सफाई से विलेन, खलनायक बना दिया कि लगभग 1 साल तक मुझे भी इस बात पर यकीन रहा। तुम्हें कैसे पता कि सच में ऐसा नहीं हुआ था? मीरा ने पूछा, क्योंकि उसके भीतर का एक छोटा सा, खुद को बचाने वाला हिस्सा ये पूछना चाहता था। प्रियंका की आंखें अब नम थीं, और उसकी आवाज जब निकली तो उस रात की कही गई हर बात से ज्यादा धीमी थी। क्योंकि नैना मेरे पास आई थी। महीनों बाद उसने मुझसे उसका यकीन करने की भीख मांगी थी। उसने मुझे उस हफ्ते के तुम दोनों के बीच के मैसेजेस दिखाए थे, असली वाले, जिन्हें तुमने अपने फोन से डिलीट कर दिया था लेकिन उसने संभाल कर रखा था। ये तुम्हारा आइडिया था, रितिका। तुमने वे पुराने मैसेजेस ढूंढे थे। तुमने ही कहा था कि वे मैसेजेस प्रियंका को नैना के हाथों दिलवाए जाने चाहिए, क्योंकि तुम जानती थी कि मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन शायद उसे माफ कर दूं। तुमने उसका इस्तेमाल किया, प्रियंका ने कहा। वो इकलौती इंसान जो हर चीज में तुम्हारे प्रति वफादार रही, और तुमने अपने आप को मेरे गुस्से से बचाने के लिए उसे एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। और जब वो तरीका काम नहीं आया, जब मुझे वैसे भी सच का पता चल गया, तो तुमने उससे माफी नहीं मांगी। तुमने बस उससे पूरी तरह बात करना बंद कर दिया, जैसे उसने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसे माफ न किया जा सके। मीरा काफी देर तक इस बात को लेकर बैठी रही। उस अनजान नंबर के मैसेजेस के टुकड़े अब एक ऐसे रूप में सज रहे थे जिसका एक भयानक सा मतलब निकल रहा था। मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, इकलौती ऐसी जिसने तुम पर तब यकीन किया था जब तुम्हारी अपनी माँ ने नहीं किया था। तुमने मुझे अपनी कहानी का विलेन बना दिया ताकि तुम्हें खुद को वैसा महसूस न करना पड़े। ये किसी अजनबी की क्रूरता नहीं थी। यह वो खास, चुनिंदा क्रूरता थी जो सिर्फ उन लोगों के लिए बचाकर रखी जाती है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। बाहर रात की हवा इतनी ठंडी थी कि चुभ रही थी। मीरा बिना किसी मंजिल के चलती रही, बस जो कुछ उसने जाना था उसे समझने के लिए उसे चलते रहने की जरूरत थी। उसने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचा, कैसे आखिर में उसके पास कोई नहीं था। कोई नैना नहीं, कोई ऐसी पक्की, वफादार दोस्त नहीं जो उसके लिए जंग पर चली जाती और बदले में उसे मलबे की तरह फेंक दिया जाता। वो बारिश में एक कार के अंदर चुपचाप अकेली मर गई थी, जिसका मातम मनाने वाला कोई नहीं था। और यहाँ एक ऐसी औरत थी जिसके पास ठीक वैसा ही प्यार था और उसने उसे सिर्फ इसलिए फेंक दिया ताकि उसे यह न देखना पड़े कि उसे बनाए रखने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। उसका फोन थरथराया। वही अनजान नंबर, नैना। हालांकि मीरा ने अभी तक उसका नाम जोर से नहीं लिया था, किसी चीज की पुष्टि नहीं की थी। प्रियंका ने तुम्हें बता दिया, है ना? मैं हमेशा भांप लेती हूँ। जब कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में सच बताता है तो तुम एक बहुत ही खास तरीके से खामोश हो जाती हो। मीरा एक स्ट्रीट लैंप के नीचे रुक गई, स्क्रीन को देखने लगी। नैना, मैं जानती हूँ कि यह तुम हो। मुझे अफसोस है, मुझे वो सब याद नहीं है जो तुम बता रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे हर शब्द पर यकीन करती हूँ, और मुझे बहुत अफसोस है। जवाब आने में काफी समय लगा।
इतनी देर की मीरा फोन को कसकर पकड़े फिर से चलने लगी, तब जाकर वह आया। तुम इस बार माफी मांगकर इस बात से पीछे नहीं हट सकती, रितिका। इस बार नहीं। मैंने 1 साल तुम्हें लोगों को चोट पहुंचाते और उससे साफ बच निकलते हुए देखा है, क्योंकि तुम खूबसूरत हो, अमीर हो और हर कोई मान लेता है कि तुम्हारे जैसे लोग आखिरकार खुद को ढूंढ लेंगे और बदल जाएंगे। मैंने तुम्हारे खुद से बदलने का इंतजार करना बंद कर दिया। इसलिए 3 हफ्ते पहले मैंने तुम्हारे अंकल से कहा कि मैं जानती हूं कि जब तुम 19 साल की थी तो तुम्हारे साथ सच में क्या हुआ था, कि मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुम शुरू से सच कह रही थी। एक ऐसा सबूत जिसे छुपाने में उन्होंने 1 दशक बिता दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगी, बशर्ते वो पहले तुम्हारा कुछ न कर दे। मीरा का खून जम गया। वो एक अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी थी, जहां फोन की स्क्रीन ही उसके चेहरे पर इकलौती रोशनी थी। मैंने उनसे कहा कि मैं इसे सार्वजनिक कर दूंगी, बशर्ते वो पहले तुम्हारा कुछ न कर दे। नैना सिर्फ धमकी भरे मैसेजेस भेजने वाला कोई अनजान नंबर नहीं थी। नैना ही वो थी जिसने घटनाओं के इस पूरे सिलसिले को शुरू किया था, जो देवराज के पास गई थी, उस मर्द के पास जिसने 10 साल पहले सच को दफन कर दिया था और उससे कहा था कि उसका राज बाहर आने वाला है, जब तक कि वो उस बेटी को ठिकाने न लगा दे जिसे वह पहले ही एक बार खामोश कर चुका था। कांपते हाथों से मीरा ने अपना अगला मैसेज टाइप किया, 3 शब्द, इकलौता सवाल जो अब मायने रखता था। क्या तुम जानती थी उस हादसे के बारे में? क्या तुम जानती थी कि वह क्या करने वाला है? जवाब इस बार लगभग तुरंत आया, जैसे नैना पूरी बातचीत में इसी सवाल का इंतजार कर रही हो। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा, रितिका। मैं इसकी कसम खाती हूं। लेकिन अगर मुझे पता होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रोकती। एपिसोड 5 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। मीरा पहली बार नैना का आमने सामने सामना करती है और उसे ये तय करना होगा कि क्या देवराज के राज को बेनकाब किया जाए, ये जानते हुए भी कि यह उसके बचे खुचे परिवार को वैसे भी तबाह कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 6। आमने सामने। मीरा उस रात सो नहीं सकी। वो किचन काउंटर पर अपना फोन रखकर बैठी रही। नैना का आखिरी मैसेज स्क्रीन पर अब भी किसी ऐसे जख्म की तरह चमक रहा था जिसे वो दबाना बंद नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेगा, रितिका। मैं इसकी कसम खाती हूं। लेकिन अगर मुझे पता होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे रोकती। सुबह तक उसने एक फैसला कर लिया था। इस मुसीबत से भागना नहीं है। अपने ऊपर बेनकाब होने का खतरा मंडराते नहीं रहने देना है, जैसा कि देवराज साफ तौर पर चाहता था। वो खुद नैना की आंखों में आंखें डालकर आमने सामने मिलकर यह पता लगाने वाली थी कि यह किस तरह का हिसाब किताब होने वाला है। उसने एक जगह और समय लिखकर मैसेज कर दिया। कोई स्पष्टीकरण नहीं, बस कल सुबह 10 बजे लिंडेन स्ट्रीट वाला कैफे। अकेली आना। जवाब आने में लगभग 1 घंटा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निर्देश देने की? पर ठीक है, मैं 1 साल से तुम्हारे मुंह पर बातें कहने का इंतजार कर रही हूं। अच्छा है, आखिरकार वो मौका मिल ही जाएगा। मीरा समय से पहले पहुंच गई और उसने पीछे के कोने में एक टेबल चुनी जो खिड़की से दूर थी और हर उस इंसान से भी दूर जो रितिका के चेहरे को पहचानकर इस पहले से ही नामुमकिन बातचीत को और उलझा सकता था। नैना ठीक 10 बजे अंदर आए। मीरा ने उसे तुरंत पहचान लिया, किसी याद से नहीं बल्कि किसी स्वाभाविक सहज बोध से, उस शरीर की किसी पुरानी आदतन स्मृति, मसल मेमोरी के रिस्पॉन्स से जिसने कभी इस औरत से बेहद प्यार किया था, भले ही उसे अब पहनने वाला दिमाग पूरी तरह से एक अजनबी का था। वो मीरा की उम्मीद से कहीं ज्यादा छोटी थी। तीखी आंखें और एक ऐसे इंसान की तरह थकी हुई जिसने एक लंबा समय सिर्फ गुस्से में बिताया हो और जिसे ये समझ न आ रहा हो कि उसे नीचे कैसे रखा जाए। तुम बदली हुई लग रही हो, नैना ने बिना बुलाए ही उसके सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन अस्पताल से पहले तुम जैसी थी, तुम्हारे बारे में कुछ तो वैसा नहीं है। मीरा की नब्ज तेज हो गई। ये दूसरी बार था जब रितिका को बेहद करीब से जानने वाले किसी इंसान ने इस बदलाव को भांपा था, बिना ये समझे कि इसकी वजह क्या थी। उसने उस विचार को दिमाग के एक कोने में समेटा और आगे बढ़ी। मुझे एक चीज समझनी है, मीरा ने कहा। तुम देवराज के पास गई।
तुमने उससे कहा कि तुम्हारे पास इस बात का सबूत है कि उसने मेरे 19 साल की उम्र में मेरे साथ क्या किया था। उसी के पास क्यों गई? अगर तुम्हारे पास सबूत था तो तुमने उसे खुद ही सार्वजनिक क्यों नहीं कर दिया? नैना के चेहरे के भाव बदले, कुछ ऐसा जो शर्मिंदगी जैसा था, जिसे उसने तुरंत अपने अभ्यस्त गुस्से के पीछे छुपा लिया। क्योंकि इसे सार्वजनिक करने से तुम्हारा परिवार तबाह हो जाता। तुम्हारी माँ प्रियंका, जो तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है। मैं उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं सिर्फ उसे चोट पहुंचाना चाहती थी, और उसके जरिए तुम्हें। मैंने सोचा था कि अगर उसे लगेगा कि सच आखिरकार बाहर आ रहा है तो उसे अपने किए का सामना करना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि शायद वो आत्मरक्षा में ही सही, आखिरकार तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेगा जैसे उसे 10 साल पहले करनी चाहिए थी। इसके बजाय नैना ने आवाज धीमी करते हुए अपनी बात जारी रखी, मुझे लगता है कि मैंने उसे एक ऐसी वजह दे दी जिससे वो ये तय कर सके कि तुम कभी किसी चीज की पुष्टि करने के लायक ही न बचो। मीरा ने उस बात के भारीपन को टेबल पर एक थमी हुई सांस की तरह महसूस किया, जिसे दोनों में से कोई भी छोड़ना नहीं चाहता था। तुम्हें लगता है कि उसने मुझे धक्का दिया? मीरा ने धीरे से कहा। यह अब कोई सवाल नहीं रह गया था। मुझे लगता है, नैना ने संभलकर कहा, कि जो मर्द एक 19 साल की लड़की के साथ किए गए अपने कृत्य को 10 साल तक दबाए रखने की क्षमता रखता है, वो उस राज के लिए खतरा बनने वाली चीज को रास्ते से हटाने की क्षमता भी रखता है। मेरे पास सबूत नहीं है। तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद से मैंने हर दिन यही सोचते हुए बिताया है कि कहीं मेरे गुस्से ने तुम्हें मौत के मुंह में तो नहीं धकेल दिया। मीरा ने उसे ध्यान से देखा, इस औरत को जिसने रितिका की एक दशक लंबी क्रूरता के बाद भी अपनी वफादारी बनाए रखी थी, जिसे मलबे की तरह फेंक दिया गया था, जिम्मेदार ठहराया गया था और उसके अपने ही इतिहास से मिटा दिया गया था, और जो अब टेबल के उस पार बैठी एक ऐसी हिंसा का अपराध बोध धो रही थी जो उसने की नहीं थी और न ही उसकी ऐसी कोई मंशा थी। दो औरतें, दोनों एक ऐसा बोझ उठा रही थीं जो पूरी तरह से उनका था ही नहीं। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, मीरा ने कहा, और मैं चाहती हूं कि तुम जवाब देने से पहले सचमुच इस सवाल को सुनो। क्या तुम्हें अब भी इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या होता है? इस सब के नीचे, उस गुस्से, साल भर की खामोशी, उस सब के नीचे जो मैंने तुम्हारे साथ किया, क्या अब भी वहां कुछ बाकी है? नैना की आंखें भर आईं, और एक पल के लिए वो जो सख्त चेहरा लेकर अंदर आई थी, वो पूरी तरह से टूट गया। यही तो सबसे बुरा हिस्सा है, उसने कहा, उसकी आवाज एक फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। मैंने 1 साल खुद से ये कोशिश करने में बिताया है कि मैं तुमसे इतनी नफरत कर सकूं कि मुझे कोई फर्क ही न पड़े, पर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर पाए। मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर देखी और मैं लगातार 3 दिनों तक बीमार रही। मैंने खुद से कहा कि यह सिर्फ अपराधबोध था, पर वो सिर्फ अपराधबोध नहीं था। मीरा ने टेबल के उस पार हाथ बढ़ाया, एक ऐसा इशारा जो उस शरीर में अजीब लग रहा था जो उसका नहीं था, एक ऐसी दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाना जिसकी उसके पास कोई याद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसके वजूद को समझ पा रही थी। मैं तुम्हें वो साल वापस नहीं लौटा सकती जो तुमने खो दिया, मीरा ने कहा। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, या तुमने जो उसका मुकाबला करने की कोशिश में अनजाने में पैदा कर दिया, मैं उसे बदल नहीं सकती। लेकिन मैं अब तुमसे मदद मांग रही हूं। इसलिए नहीं कि तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज है, तुम्हारा कोई कर्ज नहीं है, अब और नहीं। बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों ही वो इकलौते इंसान हैं जो उसे दोबारा कोशिश करने से पहले सच में रोक सकते हैं। नैना काफी देर तक खामोश रही, और मीरा ने देखा कि वह अपने 1 साल के जायज गुस्से को उस नाजुक सी चीज के सामने तौल रही थी जो इस सब के नीचे अब भी जिंदा थी। तुम्हें क्या चाहिए? नैना ने आखिरकार कहा। वो सबूत, मीरा ने कहा। वो सब कुछ जो तुम देवराज के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। मुझे उसे देखना है, पूरा का पूरा। अगर उसने सचमुच उस रात मेरे साथ कुछ किया था, अगर सचमुच वही वजह है कि मैं उस अस्पताल के बिस्तर तक पहुंची, तो मुझे इतने सबूत चाहिए कि यह सिर्फ मेरा और उसका बयान बनकर न रह जाए। नैना हिचकिचाई, फिर उसने अपने बैग में हाथ डाला और एक घिसी पिटी मैनिला फोल्डर निकाली, जिसके कोने बार बार छूने से मुड़ चुके थे। मैंने कॉपियां बना ली थी, उसने कहा, ताकि अगर असली दस्तावेजों को कुछ हो जाए, या अगर मुझे कुछ हो जाए। मीरा ने कांपते हाथों से उसे खोला। पुराने मैसेजेस, प्रिंट किए हुए और हाईलाइट किए हुए। एक ऐसी तस्वीर जिसे वह नहीं पहचानती थी, खुद की, कम उम्र की, एक ऐसे अस्पताल के बिस्तर के पास बैठी हुई जो उसका नहीं था, और पीछे दीवार पर एक नेम टैग साफ दिख रहा था, मानसिक मूल्यांकन, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन, मल्होत्रा। यह क्या है? मीरा की सांसें थम गईं। जब तुमने अपनी माँ को बताया कि तुम्हारे अंकल ने क्या किया है, नैना ने धीरे से कहा, और उन्होंने तुम्हें झूठा कहा, तो तुम्हारे पिता ने तुम्हारा मानसिक मूल्यांकन करवाया था। इसलिए नहीं कि उन्हें तुम्हारे अंकल की बात पर यकीन था।
बल्कि इसलिए कि देवराज ने उनसे कहा था कि अगर इस बात का कोई मेडिकल कारण सामने आ जाए कि तुमने उनके बारे में ऐसा क्यों कहा, तो ये परिवार की साख के लिए बेहतर होगा। उसने सिर्फ उस बात से इनकार नहीं किया जो हुई थी। नैना ने अपनी बात जारी रखी। उसने कागजात का एक ऐसा जाल तैयार किया ताकि अगर तुम कभी दोबारा मुंह खोलो तो लोगों के पास पहले से ही तुम पर यकीन न करने की एक दस्तावेजी वजह मौजूद हो। मानसिक अस्थिरता का एक इतिहास। वो 1 दशक से खुद को बचा रहा है, रितिका। यह कोई उस वक्त की हड़बड़ाहट नहीं थी जब तुम उस हादसे के बाद जागी थी। यह एक ऐसा मर्द था जो उस योजना को अंजाम दे रहा था जिसकी बुनियाद उसने सालों पहले ही रख दी थी। मीरा ने धीरे से फोल्डर बंद कर दिया। अपने सीने में कुछ ऐसा सख्त होते हुए महसूस किया जिसका गुस्से से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से एक संकल्प था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचा। कितनी ही बार वो चुप रही थी, खुद को छोटा बनाए रखा था, लोगों को अपनी कहानी लिखने दी थी क्योंकि उसके पास एक अलग कहानी के लिए लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी। उसने उस तस्वीर में दिख रही लड़की के बारे में सोचा, 19 साल की, जिसे पूरा सच बोलने से पहले ही मिटाया जा रहा था। वो ऐसा दोबारा नहीं होने देने वाली थी। रितिका के साथ भी नहीं, अपने साथ भी नहीं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, मीरा ने डर से कहीं ज्यादा स्थिर नजरों से नैना की तरफ देखते हुए कहा। उसे चुपचाप चोट पहुंचाने के लिए नहीं, जैसा तुमने कोशिश की थी, बल्कि सार्वजनिक रूप से, पूरी तरह से, इतने सबूतों के साथ कि कोई मूल्यांकन, कोई कागजी जाल, कोई 1 दशक का सलीके से बुना झूठ इसे दोबारा कभी दफन न कर सके। नैना ने उसे काफी देर तक देखा। मीरा समझ गई कि वह रितिका के उस रूप को ढूंढ रही थी जिस पर वह कभी भरोसा करती थी, वह रूप जो 10 साल की क्रूरता के नीचे कहीं दफन हो गया था। ठीक है, नैना ने आखिरकार कहा। उसकी आंखों की थकान के पीछे उम्मीद की एक किरण सी चमकी। ठीक है, चलो उसे खत्म करते हैं जो मैंने शुरू किया था। एपिसोड 6 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। मीरा और नैना देवराज के खिलाफ अपना केस तैयार करती हैं, लेकिन परिवार के ही अंदर से कोई इंसान पहले से ही देवराज को चेतावनी दे रहा है कि वे आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 7। कोई उसे चेतावनी दे रहा है। 3 दिनों तक मीरा और नैना ने साजिशकर्ताओं की तरह काम किया। वे कॉफी शॉप और खड़ी कारों में मिलती रहीं, नोट्स की तुलना करती रहीं और एक ऐसा फोल्डर तैयार करती रहीं जो हर बातचीत के साथ भारी होता जा रहा था। नैना ने उस मनोचिकित्सक साइकेट्रिस्ट का पता लगा लिया जिसने मूल मूल्यांकन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। वह अब रिटायर हो चुका था और उसने एक बेहद खराब रिकॉर्डेड फोन कॉल पर यह बात स्वीकार की कि परिवार के एक दोस्त ने उसे अपने निष्कर्षों को एक खास तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था। मीरा को उसके एक्सीडेंट की रात के अस्पताल के रिकॉर्ड मिल गए। देवराज की उस 20 मिनट की मुलाकात का आधिकारिक दस्तावेज जिसमें समय और तारीख दर्ज थी, ठीक वैसे ही जैसा उसकी मां ने बताया था। टुकड़ा टुकड़ा करके देवराज के 1 दशक लंबे सलीके से बुने झूठ के आसपास की दीवार ढह रही थी। हमारे पास काफी सबूत है, नैना ने तीसरी रात को कहा, पन्नों को मीरा की रसोई की टेबल पर इस तरह फैलाते हुए जैसे कोई औरत ताश के पत्तों की जीतने वाली बाजी बिछा रही हो। एक वकील के लिए काफी है, पुलिस के लिए भी काफी है, अगर बात वहां तक पहुंचती है। उस हर इंसान के लिए काफी है जिसे अब भी तुम पर शक है। मीरा ने उन सबूतों को देखा, ठंडे, अकाट्य कागजों पर दर्ज एक मर्द की 10 साल की बेरहमी, और उसे एक ऐसी बात महसूस हुई जिसने उसे खुद हैरान कर दिया। जीत की खुशी नहीं, मातम। क्या बात है? नैना ने उसका चेहरा देखते हुए पूछा। मैं बार बार उसके बारे में सोच रही हूँ, मीरा ने धीरे से कहा। उस तस्वीर में दिख रही 19 साल की लड़की। उसने सच बोला और उसकी रक्षा करने के बजाय उसके आसपास के लोगों ने एक ऐसी मशीन खड़ी कर दी जो ये तय कर सके कि कोई दोबारा कभी उस पर यकीन न करे। और वो उस सबसे बच निकली। वो इसकी वजह से एक क्रूर और टूटी हुई इंसान में बदल गई, और मैं अब समझती हूँ कि क्यों, लेकिन वह बच तो गई थी। और फिर 10 साल बाद वो मशीन आखिरकार कामयाब हो गई। उसने उसे लगभग मार ही डाला था। नैना ने टेबल के उस पार हाथ बढ़ाया, उसका हाथ मीरा के हाथ पर थोड़ी देर के लिए टिक गया। तो चलो ये तय करें कि उस मशीन को दोबारा कोशिश करने का मौका न मिले। योजना सैद्धांतिक रूप से सीधी थी, सबूतों को एक वकील के सामने पेश करना, एक कानूनी केस तैयार करना
और देवराज का सामना इतने कानूनी दबाव के साथ करना कि उसके हमेशा वाले नपे तुले इनकार टिक न सके। लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह योजना बिखर गई। सुबह 7 बजे मीरा का फोन बजा। उसके पिता का फोन था। उनकी आवाज में एक ऐसा तनाव और हड़बड़ाहट थी जो उसने एक्सीडेंट वाले दिन के बाद से कभी नहीं सुनी थी। तुम्हारे अंकल कल रात यहां आए थे, उन्होंने बिना किसी भूमिका के कहा। उन्हें पता है रितिका, उन्हें पता है कि तुम और नैना उनके खिलाफ कुछ तैयार कर रही हो। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उन्हें पता है। रा का दिल बैठ गया। यह मुमकिन नहीं है। हम बहुत संभलकर काम कर रहे थे, हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। वो बीच में ही रुक गई। वाक्य अपने ही बोझ तले दम तोड़ गया, क्योंकि उसने उन उंगलियों पर गिना जिन्होंने इस बारे में जाना था। नैना, उसके पिता जो अब जान चुके थे, उसकी माँ जो अस्पताल की विजिट के बारे में जानती थी पर पूरी योजना से अनजान थी, और प्रियंका जिसे उसने 2 रात पहले एक अपडेट मैसेज किया था, इस उधार की जिंदगी में जागने के बाद पहली बार अपनी बहन पर सच के साथ भरोसा करके। पापा, मीरा ने संभलकर पूछा, आपसे किसने कहा कि देवराज को पता है? लाइन पर एक हिचकिचाहट हुई, छोटी सी पर साफ। उसने खुद मुझे बताया। कल रात घर आया था, बहुत शांत, बहुत समझदार बनकर। उसने कहा कि उसने सुना है कि तुम और तुम्हारी कोई पुरानी दोस्त मुसीबत खड़ी कर रही हो, और वह ये तय करना चाहता था कि परिवार यह समझ ले कि इस तरह की मुसीबत कितनी नुकसानदेह हो सकती है। हर किसी के लिए, सिर्फ उसके लिए नहीं। उसने कहा। उसके पिता ने आवाज धीमी करते हुए अपनी बात जारी रखी कि अगर यह बात सार्वजनिक हुई तो उसके पास अपनी खुद की जानकारियां बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के इतिहास के बारे में, उस एक्सीडेंट के बारे में। उसने इशारा किया। रितिका, उसने इशारा किया कि अगर तुम आगे बढ़ी तो वह ये तय कर देगा कि लोग यही माने कि तुमने दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, कि तुम अस्थिर, अनस्टेबल हो। उसने खास तौर पर इसी शब्द का इस्तेमाल किया। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने उस मशीन को अपने आसपास दोबारा कसते हुए महसूस किया जिसका नैना ने जिक्र किया था। 1 दशक पुराना झूठ जो आज भी काम कर रहा था, आज भी उस मर्द को बचाने की ताकत रखता था जिसने इसे बनाया था। वो कुछ ही मिनटों में नैना से मिली, उसी कैफे के कोने वाली टेबल पर। दोनों बहुत तेजी से और दबी आवाज में बात कर रही थी। अचानक कमरे के हर अजनबी को एक संभावित खतरे के रूप में देख रही थी। किसी ने उसे बता दिया, मीरा ने कहा। हमारे किसी करीबी ने उसे चेतावनी दे दी कि हम केस तैयार कर रहे हैं। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने किसी से नहीं कहा। मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ रितिका, मैं बहुत सतर्क रही हूँ। मैं तुम पर यकीन करती हूँ, मीरा ने तुरंत कहा। लेकिन इसका मतलब है कि वो कोई और है। मेरे पिता को अभी सीधे देवराज से पता चला। मेरी माँ अस्पताल की बात जानती थी, केस के बारे में नहीं। तो सिर्फ एक ही बचती है। वो रुक गई। यह एहसास किसी शारीरिक चोट की तरह लगा। प्रियंका, मीरा की सांसें थम गईं। मैंने 2 रात पहले प्रियंका को बताया था। नैना के चेहरे के भाव किसी जटिल भावना में बदल गए, न पूरी तरह सहानुभूति, न पूरी तरह ये साबित होने की खुशी। रितिका, सोचो कि तुम उससे क्या दांव पर लगाने के लिए कह रही हो। अगर यह बात सार्वजनिक होती है तो ये सिर्फ देवराज को तबाह नहीं करेगी, ये हर चीज को बेनकाब कर देगी। तुम्हारा मानसिक मूल्यांकन, 1 दशक तक परिवार की खामोशी, ये सच कि हर किसी ने तुम पर यकीन करने के बजाय अपना आराम चुना। प्रियंका का नाम भी इसमें घसीटा जाएगा। शायद वो घबरा गई होगी। शायद उसने सोचा होगा कि उसे चेतावनी देने से यह मामला बिना किसी सार्वजनिक तमाशे के शांति से खत्म हो जाएगा। मीरा वहीं बैठी रही। उसका गुस्सा शांत होकर एक गहरी थकान और जटिलता में बदल गया। ये धोखा तो था, लेकिन साथ ही एक समझ भी थी। प्रियंका ने 1 साल अपनी बहन के बारे में सबसे बुरा सोचते हुए बिताया था। कुछ ही दिनों में उस भरोसे को दोबारा खड़ा करना हमेशा से एक नाजुक और आसानी से टूटने वाली चीज थी। वह अपनी बहन से उसके काम की जगह पर मिली, कांच की दीवारों वाले एक छोटे से ऑफिस में, जो अचानक इस तरह की बातचीत के लिए सबसे खराब जगह महसूस हो रहा था। आपने उन्हें बताया? मीरा ने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए कहा। है ना? प्रियंका के चेहरे पर कई भाव आए और चले गए, और आखिरकार वो एक रक्षात्मक, चिड़चिड़े भाव पर टिक गई। मैं घबरा गई थी, ठीक है? तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम हमारे अपने अंकल के खिलाफ एक कानूनी केस बना रही हो, कि यह सार्वजनिक रूप से बाहर आने वाला है, कि हर किसी को सब कुछ पता चल जाएगा, और मैं सिर्फ यही सोच पा रही थी कि यह बात हर किसी के लिए कितनी ज्यादा बदतर होने वाली है। माँ के लिए, पापा के लिए, मेरे लिए। मैंने सोचा कि अगर मैं उनसे बात करूं तो शायद वो चुपचाप पीछे हट जाएं। शायद हमें इस सब से सार्वजनिक रूप से न गुजरना पड़े।
उन्होंने मुझे धमकी दी है, मीरा ने धीरे से कहा। पापा के जरिए? कहा कि अगर मैं आगे बढ़ी तो वह ये तय कर देंगे कि हर कोई मुझे मानसिक रूप से अस्थिर माने, कि मैंने दोबारा खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या आप समझती हैं कि उन्हें ये चेतावनी देकर कि हम आ रहे हैं, आपने उनके हाथ में क्या हथियार दे दिया? प्रियंका का चेहरा उतर गया, उसकी रक्षात्मकता एक खौफ में बदल गई। रितिका, मैं कसम खाती हूं, मैंने नहीं सोचा था कि वो तुम्हें धमकी देंगे। मैंने सोचा था कि वो बस चुपचाप जो भी योजना बना रहे हैं उसे रोक देंगे। मैंने नहीं सोचा था कि। आपने नहीं सोचा था, मीरा ने दोहराया, और इसमें कोई क्रूरता नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी। ऐसा लगता है कि इस परिवार में यह एक धर्रा बन चुका है। माँ ने नहीं सोचा था, 10 साल पहले, और अब हम यहाँ दोबारा उसी मोड़ पर खड़े हैं। प्रियंका ऐसे ठिठक गई जैसे उस पर कोई वार हुआ हो, और एक पल के लिए दोनों में से कोई नहीं बोला। मुझे अफसोस है, प्रियंका ने आखिरकार बहुत धीमी आवाज में कहा। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बताओ कि इसे कैसे ठीक करूं। प्लीज। मीरा ने अपनी बहन की तरफ देखा, जो अधूरी थी, डरी हुई थी, जो रितिका के एक ऐसे रूप पर भरोसा करना सीख रही थी जिसने अभी तक पूरी तरह से इसे कमाया नहीं था, और उसने अपने बचे खुचे गुस्से को एक ज्यादा काम आने वाले संकल्प में बदलते हुए महसूस किया। आप इसे ठीक कर सकती हैं, मीरा ने कहा, इसे सही तरीके से खत्म करने में मेरी मदद करके। अब कोई चेतावनी नहीं, इस समस्या को बिना किसी परिणाम के चुपचाप गायब करने के लिए अब कोई गुपचुप बातचीत नहीं होगी। अब खामोश रहकर हम इस परिवार को नहीं बचा रहे हैं, हम सिर्फ उसे बचा रहे हैं। प्रियंका ने अपनी आंखें पोंछते हुए धीरे से सिर हिलाया। तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मीरा ने अपनी रसोई की टेबल पर रखे उस फोल्डर के बारे में सोचा, उस मनोचिकित्सक के कांपते हुए इकबालिया बयान, अस्पताल के रिकॉर्ड, और खामोशी के उस 10 साल के बारे में जिसने लगभग उससे एक ऐसी जिंदगी छीन ली थी जिसे चाहना वो अभी अभी सीख रही थी। मुझे जरूरत है कि आप एक गवाह बने, मीरा ने कहा। इस बार मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ खड़ी होकर। एपिसोड 7 समाप्त। कहानी में आगे क्या मोड़ आएगा? जुड़े रहिए हमारे साथ। देवराज का सीधे सामना करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा होता है, और वो एक ऐसी धमकी सामने रखता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। नमस्ते और स्वागत है आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट, और आज हम हमारी इस खास कहानी के एक और जज्बाती पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। रिश्तों के उतार चढ़ाव, प्यार की कशमकश और धोखे की चुभन। आज का एपिसोड आपको उन एहसासों के बीच ले जाएगा जहां हर फैसला मुश्किल है। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि कहानी अब एक नया मोड़ लेने वाली है। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 8। वह धमकी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वे उसके माता पिता के घर पर मिले, क्योंकि मीरा ने इसी बात पर जोर दिया था, इस बात पर कि यह मुलाकात वहीं हो जहां देवराज का कभी एक परिवार की तरह स्वागत किया जाता था, जहां उसके किए का सारा बोझ उन्हीं कमरों में महसूस हो सके जहां वो एक दशक तक त्योहारों में इस तरह मुस्कुराता रहा था जैसे फर्श के नीचे कुछ भी दफन न हो। उसकी माँ ने चाय परोसी जिसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। उसके पिता हाथ बांधे, जबड़े भींचे खिड़की के पास बैठे थे। प्रियंका दरवाजे के पास इस तरह खड़ी थी जैसे उसे बाहर भागने का रास्ता चाहिए हो। नैना मीरा के बगल में बैठी थी, उसकी गोद में फोल्डर एक थमी हुई सांस की तरह रखा था। देवराज ठीक समय पर पहुंचा। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जैसे वो किसी आम, भूल जाने लायक कार्यक्रम में आया हो। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, उन चेहरों पर जो एक जूरी, न्यायाधीशों की तरह सजे थे, और इससे पहले कि वह खुद को संभालता, उसकी सहजता के पीछे कुछ पल के लिए झिझक दिखाई दी। काफी बड़ा जमावड़ा है, उसने उस इकलौती खाली कुर्सी पर इस तरह बैठते हुए कहा जैसे वह जिस कमरे में आया हो, उसका मालिक वही हो। मुझे इस बात से खुश होना चाहिए, या वकील को फोन करना चाहिए? आपको सुनना चाहिए, मीरा ने कॉफी टेबल पर फोल्डर को उसकी तरफ खिसकाते हुए कहा। यह तय करने से पहले कि आपको क्या करना है। देवराज ने धीरे से फोल्डर खोला, और मीरा उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगी जब वो पन्ने पलट रहा था। प्रिंट किए गए मैसेजेस, मनोचिकित्सक के रिकॉर्डेड इकबालिया बयान का कागज पर उतारा गया रूप, अस्पताल के विजिटिंग लॉग। उसके चेहरे के भाव वैसे नहीं टूटे जैसा उसने कल्पना की थी। वो चेहरा बस बिल्कुल स्थिर, बहुत ही शांत हो गया। ये सब मनगढ़ंत है, उसने आखिरकार फोल्डर को जानबूझकर शांति से बंद करते हुए कहा। पुराने मैसेजेस जिन्हें संदर्भ से अलग करके पेश किया गया है। एक भ्रमित, बूढ़ा आदमी जो वही कह रहा है जो उसे लगता है कि लोग सुनना चाहते हैं। एक विजिटिंग लॉग जो कुछ साबित नहीं करता,
सिवाय इसके कि मुझे अपनी भांजी के एक्सीडेंट के बाद उसकी चिंता थी और मैं उसे देखने आया था। मनोचिकित्सक ने स्वीकार किया है कि उस पर अपने निष्कर्षों को एक खास तरीके से लिखने का दबाव बनाया गया था, नैना ने तीखे लहजे में कहा। आपके द्वारा। हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग है। दबाव, देवराज ने लगभग मुस्कुराते हुए दोहराया। मैंने 10 साल पहले एक फोन कॉल किया था जिसमें एक परेशान युवा महिला की भलाई के लिए चिंता जताई गई थी। यह कोई अपराध नहीं है। परिवार यही करता है। आपने एक दशक लंबा कागजी जाल तैयार किया, मीरा ने कहा, खास तौर पर इसलिए ताकि अगर मैं कभी दोबारा सच बोलूं तो लोगों के पास मुझे झूठा ठहराने और मानसिक रूप से अस्थिर कहने की एक दस्तावेजी वजह पहले से मौजूद हो, न कि वे मुझ पर यकीन करें। देवराज की आंखें उसकी आंखों से मिली और पहली बार उस शांति के नीचे कुछ बेहद ठंडा तैरता हुआ दिखा। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ऐसा हुआ था, रितिका? या फिर तुम्हारी इस नई दोस्त ने? उसने खुले तिरस्कार के साथ नैना की तरफ देखा। तुम्हें इस बात का यकीन दिलाया है उस परिवार को सजा देने के अपने अभियान में जिसने उसे कभी उस तरह स्वीकार नहीं किया जैसा उसे लगता है कि किया जाना चाहिए था? बस कीजिए, मीरा ने सख्त आवाज में कहा। इस मामले को उसकी वफादारी से जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मैंने खुद वे मैसेजेस पढ़े हैं। मैंने मनोचिकित्सक की रिकॉर्डेड आवाज खुद सुनी है। यह कोई ऐसी कहानी नहीं है जो मुझे किसी ने सुनाई है। यह एक दशक के सबूत है। देवराज धीरे से पीछे की तरफ झुका और कमरे में हर कोई अपनी सांसें रोके बैठा था जब उसके चेहरे के भाव आखिरकार पूरी तरह बदल गए। एक समझदार अंकल का मुखौटा उतर गया और उसके नीचे का सख्त चेहरा सामने आ गया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, तो फिर चलो यह नाटक बंद करते हैं। तुम्हें सच चाहिए, रितिका? तो ये रहा सच। हाँ, मैंने ये तय किया कि तुम्हारे माता पिता तुम पर शक करें। हाँ, मैंने ये तय किया कि एक ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड मौजूद हो जो मुझे बचा सके अगर तुम कभी दोबारा ऐसा करने की कोशिश करो। मैंने वही किया जो कोई भी मर्द खुद को एक ऐसे इल्जाम से बचाने के लिए करता जो मेरी शादी, मेरी साख, मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर देता। एक ऐसी चीज के लिए जिसे मैं हमेशा से यही कहता आया हूं कि वैसी कभी हुई ही नहीं जैसा तुम्हें याद है। लेकिन वो एक्सीडेंट, उसने आवाज और धीमी करते हुए अपनी बात जारी रखी, वो गिरावट, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं उस अस्पताल सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि मुझे ठीक इसी पल का डर था। क्योंकि मैं जानता था कि अगर तुम जागने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में और दृढ़ रही तो हम ठीक इसी मोड़ पर आकर खड़े होंगे। मैंने उस फोन कॉल पर तुम्हारी मां से कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैं घबरा गया था। मैं कोई हिंसक मर्द नहीं हूं, रितिका। उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मीरा ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, किसी झूठ के सुराग को ढूंढने की कोशिश की और उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो पहली बार सचमुच डरा हुआ लग रहा था, बेनकाब होने से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज का दोषी ठहराए जाने से जिसे उसने साफ तौर पर कहा कि उसने किया ही नहीं था। तो फिर, मीरा ने धीरे से पूछा, मुझे किसने धक्का दिया? देवराज काफी देर तक खामोश रहा और जब वो आखिरकार बोला तो उसकी आवाज अपनी पहले वाली सारी सहजता खो चुकी थी। मैं नहीं जानता, उसने कहा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने उस रात गिरने से पहले किसी को फोन किया था। अर्जुन के अलावा किसी और को। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैंने पिछला पूरा साल इस डर में बिताया है कि कहीं ये बात बाहर न आ जाए कि मेरा कोई मकसद था, और मैंने इस मामले की चुपचाप जांच कराने के लिए किसी को काम पर रखा था, ये पता लगाने के लिए कि क्या मुझे उस रात जो हुआ उससे जोड़ने वाला कोई पुख्ता सबूत है, ताकि मैं जान सकूं कि मुझे कितना डरने की जरूरत है। उसने अपने जैकेट के अंदर हाथ डाला। उसके हाथ अब पूरी तरह स्थिर नहीं थे और उसने अपने पास से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला, एक प्रिंट किया हुआ फोन रिकॉर्ड। एक कॉल है, उसने उस कागज को टेबल पर खिसकाते हुए कहा। 11 मिनट लंबी कॉल जो तुम्हारे गिरने से ठीक 4 मिनट पहले खत्म हुई थी। एक ऐसे नंबर पर जो तुम्हारे फोन में किसी भी नाम से सेव नहीं है। मीरा ने ठंडे पड़ चुके हाथों से उस कागज को उठाया, उस अनजान नंबर को देखने लगी। वो टाइम स्टैम्प, समय, उसके दिमाग में एक ऐसे इल्जाम की तरह चमक रहा था जो इसी कमरे में बैठे किसी इंसान की तरफ इशारा कर रहा था। ये किसका नंबर है? उसने धीरे से पूछा। देवराज ने कमरे में चारों तरफ देखा, दरवाजे के पास खड़ी प्रियंका की तरफ, खिड़की के पास बैठे उसके पिता की तरफ और चाय के पास जमी खड़ी उसकी मां की तरफ जिसे किसी ने छुआ तक नहीं था, और उसके चेहरे पर एक राहत सी दिखाई दी, एक ऐसे गुनहगार की राहत जिसे आखिरकार किसी और के गुनाह की तरफ उंगली उठाने का मौका मिल गया हो। मैं नहीं जानता, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मेरा नहीं है। और मुझे लगता है, रितिका, कि यह जिसका भी है वो तुम्हें उस रात के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा बता सकता है। मीरा ने एक बार फिर नीचे उस नंबर की तरफ देखा, फिर ऊपर कमरे में भरे उन लोगों की तरफ देखा जो उससे प्यार करते थे,
उससे नाराज थे, उससे डरते थे, और उन सभी ने अपने अपने तरीके से उससे राज छुपाए थे, ठीक उस पल से जब से वो इस उधार की जिंदगी में जागी थी। इसी परिवार में, या शायद इससे ठीक बाहर, कोई ऐसा इंसान था जो रितिका के गिरने से 11 मिनट पहले उसके साथ फोन पर बात कर रहा था। और मीरा को अपने सीने में एक ठंडे यकीन के साथ यह एहसास हुआ कि जो सच वह ढूंढ रही थी वो अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है। मुझे मेरा फोन चाहिए, उसने धीरे से कहा, और पहले ही उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। अभी के अभी। एपिसोड 8 समाप्त। अगले एपिसोड में मीरा उस रहस्यमय नंबर का पता लगाती है, और फोन उठाने वाला इंसान कोई ऐसा है जिससे दोबारा बात करने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 9। दूसरी तरफ की आवाज। वो नंबर मीरा की स्क्रीन पर किसी रेडियोधर्मी, रेडियोएक्टिव चीज की तरह पड़ा था। 11 अंकों का एक ऐसा नंबर जिसे वह नहीं पहचानती थी, जो 11 मिनट की उस बातचीत से जुड़ा था जिसे वह याद नहीं कर सकती थी, और जो उस हादसे से ठीक 4 मिनट पहले खत्म हुई थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को दोबारा लिख दिया था। उसने तुरंत कॉल नहीं किया। वो उस रात अपने बिस्तर के कोने पर बैठी रही, फोन उसकी गोद में था, और इस शरीर में जागने के बाद उसने पहली बार खुद को डरते हुए महसूस किया, सच से नहीं, बल्कि इस डर से कि कहीं ये सच उन नाजुक नए बने रिश्तों को न लील जाए जिन्हें हफ्तों की लड़ाई के बाद उसने दोबारा खड़ा किया था। नैना ने उसे इसी हाल में पाया जब वो उस एक्स्ट्रा चाबी से अंदर आई जो मीरा ने उसे 3 दिन पहले दी थी। एक छोटा सा, आम सा इशारा जो उन दोनों के लिए फिर से भरोसा कायम होने की शुरुआत जैसा था। तुमने अभी तक कॉल नहीं किया, नैना ने उसके बगल में बैठते हुए कहा। मुझे डर लग रहा है कि कौन जवाब देगा, मीरा ने स्वीकार किया। मैंने हफ्तों लगाकर इस परिवार को एक एक टुकड़ा करके अलग किया है, हर किसी का सबसे बुरा पल, हर किसी का राज ढूंढा है। क्या होगा अगर इस बार कोई ऐसा अंत सामने आए जिसके साथ मैं जी ही न पाऊं? नैना थोड़ी देर के लिए शांत रही। तो तुम फिर भी इसके साथ जियोगी? रितिका, पिछला 1 महीना यही तो रहा है। ऐसे जवाब ढूंढना नहीं जो तुम्हें आराम पहुंचाएं, बल्कि सच का पता लगाना, और चाहे जो हो उसमें अडिग खड़े रहना। मीरा ने अपने इरादे बदलने से पहले ही नंबर डायल कर दिया। 4 घंटियां गईं, फिर एक आवाज आई, एक ऐसी जानी पहचानी आवाज जिसने मीरा के दिल को झकझोर कर रख दिया, इससे पहले कि वो ये समझ पाती कि क्यों। हेलो। आवाज सतर्क थी, सहमी हुई, जैसे कोई बहुत लंबे समय से इस कॉल के डर में जी रहा हो। मैं रितिका हूं, मीरा ने संभल कर कहा। मुझे जानना है कि तुम कौन हो, और मुझे ये जानना है कि उस रात गिरने से पहले हमारे बीच क्या बात हुई थी। तुम्हें याद नहीं है? उस आवाज ने आखिरकार कहा, और उन शब्दों में एक राहत सी घुली हुई थी। बेशक तुम्हें याद नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि सिर पर चोट लगी है। मैं खुद से यही कहता आ रहा हूं कि यह एक रहमत है। कौन हो तुम? मीरा ने दबाव डाला। मैं कबीर हूं, उस आवाज ने कहा। तुम्हारा मंगेतर? रितिका, या मुझे कहना चाहिए तुम्हारा एक्स मंगेतर, पूर्व मंगेतर, क्योंकि तुमने उस रात रिश्ता खत्म करने के लिए फोन किया था। मीरा का दिमाग पिछले 1 महीने की हर डायरी एंट्री, हर मैसेज थ्रेड, हर बातचीत के पीछे दौड़ने लगा। कहीं कोई मंगेतर का जिक्र नहीं था। रितिका की दुनिया में कहीं भी किसी सगाई का सुराग नहीं था जो मीरा ने ढूंढा हो। फिर भी उसकी उंगली में मौजूद वो अंगूठी, जिसे वो अब तक सिर्फ सजावटी और बिना किसी वजह के मान रही थी, अचानक बहुत भारी महसूस होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी सगाई हो चुकी है, मीरा ने शब्दों को टटोलते हुए धीरे से कहा। दूसरी तरफ से एक कड़वी हंसी आई। ये सचमुच कई चीजों को साफ कर देता है। तुम्हारी मुझसे 8 महीने पहले सगाई हुई थी। चुपचाप, तुम अपने परिवार को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी, उस सब के बाद जो प्रियंका के मंगेतर के साथ हुआ था। तुमने कहा था कि तुम किसी को भी यह सोचने की एक और वजह नहीं देना चाहती कि तुम किसी अच्छी चीज को तबाह करने की क्षमता रखती हो। मुझे उस कॉल के बारे में बताओ, मीरा ने कहा। उस हादसे से ठीक पहले वाली कॉल। कबीर दोबारा बोलने से पहले काफी देर तक चुप रहा। उसकी आवाज अब और भारी हो चुकी थी, जैसे उस याद में वापस जाना उसे बहुत भारी पड़ रहा हो। तुमने मुझे रोते हुए फोन किया था, उसने कहा। जो कि तुम कभी नहीं रोती थी, रितिका। 8 महीनों में मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें एक बार भी रोते हुए देखा था। तुमने कहा था कि तुम्हें अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे अंकल तुम्हारी माँ से मिलने आए थे। उन्हें किसी तरह पता चल गया था कि तुम लोगों को उस सच के बारे में बता रही हो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था, और उन्होंने धमकी दी थी कि अगर तुमने मुंह बंद नहीं किया तो वह हर किसी को ये यकीन दिला देंगे कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो। तुमने कहा था कि तुम थक गई हो। उदासी वाली थकान नहीं, सब कुछ खत्म कर देने वाली थकान।
जैसे आखिरकार वो सहारा ही खत्म हो गया हो जिसने तुम्हें अब तक खड़ा रखा था। मीरा की सांसें थम गईं, क्योंकि वो उस थकान को पहचानती थी। वह अपनी खुद की जिंदगी में, अपने खुद के शरीर में, बारिश से भीगी एक कार के अंदर इसी थकान को अपने सीने में लिए मरी थी, जिसका रितिका से कोई लेना देना नहीं था। दो औरतें, दो अलग अलग जिंदगियों में, दोनों आखिरकार इस बात के बोझ तले टूट गईं कि उन पर यकीन नहीं किया गया। मीरा ने फुसफुसाकर पूछा, कॉल के आखिर में तुमने कहा था? कबीर की आवाज टूट गई। मुझे नहीं लगता कि मैं अब यकीन दिलाए जाने की यह जंग और लड़ सकती हूँ। मुझे लगता है कि मैं बस अब रुकने वाली हूँ, और मैंने तुमसे रुकने के लिए कहा कि मैं आ रहा हूँ, हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुमने कहा ठीक है। तुमने कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। मैं 14 मिनट बाद वहां पहुंच गया था। कबीर ने अपनी बात जारी रखी, और अब उसकी आवाज पूरी तरह भर आई थी। 1 साल का अपराध बोध आखिरकार बाहर आने का रास्ता ढूंढ चुका था। 14 मिनट, रितिका, तुम्हारे अपार्टमेंट की बालकनी का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने तुम्हें 3 मंजिल नीचे जमीन पर पाया। मैंने एम्बुलेंस बुलाई, मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गया, और फिर 3 दिनों तक तुम्हारे परिवार की तरफ से कोई खबर नहीं आई। और जब मैंने आखिरकार तुम्हारी माँ से संपर्क किया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम होश में आ चुकी हो, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैं नहीं जानता था कि तुम्हें सच बताना तुम्हारी मदद करेगा या उस सुकून को तबाह कर देगा जो तुमने किसी तरह पा लिया था। इसलिए मैं दूर चला गया। मैंने खुद से कहा कि यह तुम्हारे भले के लिए था, पर शायद ये सचमुच मेरे अपने भले के लिए था। मीरा कान से फोन लगाए बैठी रही। वे आंसू जिनकी उसने उम्मीद नहीं की थी, उस चेहरे पर बह रहे थे जो उसका नहीं था। वो एक ऐसे हादसे का मातम मना रही थी जिसका मतलब आखिरकार पूरी तरह समझ आ गया था। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई जान से मारने की साजिश नहीं, बल्कि वही शांत, हताश कर देने वाली थकान जिसने पूरी तरह से एक दूसरे शरीर में उसकी अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया था। रितिका को किसी ने धक्का नहीं दिया था। वो बस रास्ते के आखिर में पहुंच चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे मीरा पहुंची थी, और उसने एक ऐसे दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ा दिया जो उसे खुला हुआ इकलौता रास्ता लगा। कबीर, मीरा ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे मिलना है, आमने सामने। बहुत कुछ है जो मुझे समझाना है, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कुछ भी फोन पर समझ आएगा। एक लंबा ठहराव हुआ। मैं तुमसे मिलने से डर रहा था, उसने स्वीकार किया। इस बात के डर से कि मैं साथ खड़े होने के बजाय 1 साल तक दूर रहा। इसका क्या मतलब निकलता है? इस बात के डर से कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। मैं अभी कुछ नहीं सोच रही हूं, मीरा ने ईमानदारी से कहा। लेकिन मैं जानती हूं कि जिस इंसान को तुम्हारी जरूरत हो, उससे दूर चले जाना कैसा लगता है। मैं तुम्हारे अपने डर से लड़कर बचे रहने के लिए तुम्हें जज नहीं करने वाली। मैं खुद यही चीज अपनी पूरी, वो इससे पहले की जिंदगी को एक फोन कॉल के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार वाक्य बना देती, खुद को रोक लिया और उसकी जगह बात पूरी की। अस्पताल के बिस्तर पर बिताए अपने पूरे समय में यही करने की कोशिश कर रही हूँ, ये समझने की कि अब मैं आखिर हूँ कौन। वे अगले दिन मिलने के लिए राजी हो गए। मीरा ने फोन रख दिया और काफी देर तक अपने अपार्टमेंट के सन्नाटे में बैठी रही। नैना का हाथ उसके कंधे पर स्थिर था। हफ्तों तक उन परछाइयों के पीछे भागने के बाद आखिरकार सच पूरी तरह सामने आ चुका था। जो परछाइयां किसी अजनबी का चेहरा पहने सिर्फ एक मातम साबित हुई थी। कोई मर्डर नहीं था। एक परिवार की 10 साल की संभली हुई बुज़दिल खामोशी के अलावा कोई साजिश नहीं थी। बस एक ऐसी औरत थी जिसे उन सभी ने नाकाम कर दिया था जिन्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, जिसके पास आखिरकार सच पर यकीन दिलाए जाने की जंग लड़ने की ताकत खत्म हो गई थी, और जिसे किसी ऐसी नामुमकिन रहमत के जरिए, जिसे दोनों में से कोई नहीं समझ सकता था, दोबारा कोशिश करने का एक दूसरा मौका दिया गया था। तुम्हारे पास एक ऐसा परिवार है जो आखिरकार तुम्हें सच बता रहा है, नैना ने धीरे से कहा। एक बहन है जो कोशिश कर रही है, एक माँ है जो शर्मिंदा है, एक ऐसा मर्द है जो 1 साल से अपराधबोध का बोझ उठा रहा है क्योंकि वो तुम्हें इतना प्यार करता था कि उसने उस चीज के लिए खुद को दोषी मान लिया जो उसकी गलती थी ही नहीं। और एक ऐसा शरीर है जो तुम्हें एक ऐसा मौका दे रहा है जो ज्यादातर लोगों को कभी नहीं मिलता। मीरा ने धीरे से सिर हिलाया, अपने आंसू पोंछे और अपने सीने में कुछ ऐसा ठहरते हुए महसूस किया जो इस उधार की जिंदगी में जागने के बाद पहली बार सुकून जैसा लग रहा था। तो फिर मुझे ये तय करने की जरूरत है, उसने कहा, कि इस सब के साथ मैं किस तरह की इंसान बनना चाहती हूँ। एपिसोड 9 समाप्त। अगले एपिसोड में सीजन का फिनाले, अंतिम एपिसोड। मीरा कबीर से मिलती है, उस परिवार का सामना करती है जिसे उसने दोबारा जोड़ा है, और एक ऐसा फैसला लेती है कि वह एक ऐसी जिंदगी के अंदर कैसा भविष्य बनाना चाहती है जो असल में कभी उसकी थी ही नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा।
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। बोरोड लाइफ, उधार की जिंदगी, एपिसोड 10। वह जिंदगी जिसे उसने चुना। जब मीरा पहुंची तो कबीर पहले से ही टेबल पर बैठा था। वह अपने दोनों हाथों के बीच कॉफी के कप को धीरे धीरे घुमा रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हफ्तों पहले एक दूसरे कैफे में एक अलग हिसाब किताब की शुरुआत में अर्जुन ने किया था। मीरा ने एक पल के लिए सोचा कि इस शहर में कितने लोग ऋतिका मल्होत्रा के सामने टेबल के उस पार इस तरह बैठे होंगे, अपने हाथों में एक ऐसा कप थामे जिससे वे पी भी नहीं रहे थे और खुद को उसके किसी नए रूप का सामना करने के लिए तैयार कर रहे होंगे। उसे देखकर वो खड़ा हो गया। न तो उसने गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, न ही वो ठीक से मुस्कुरा पाया। हाय, उसने सादगी से कहा। हाय, मीरा ने जवाब दिया और बैठ गई। उन्होंने बात करने में कोई जल्दबाजी नहीं की। मीरा ने उसे पहले छोटी मोटी बातें करने दी। वो 1 साल जो उसने इस शहर से आधा कतराते हुए बिताया था, एक नौकरी जिसे वह लगभग छोड़ने ही वाला था, वह अंगूठी जो उसने कल रात फोन पर बात करते समय नोटिस की थी कि मीरा ने अभी भी पहन रखी है, और कैसे इस एक छोटी सी बात ने उसकी रात की नींद उड़ा दी थी। तुमने इसे कभी नहीं उतारा, उसने कहा। उस सब के बाद भी। मैं नहीं जानता कि इसका क्या मतलब है। मुझे नहीं पता था कि यह क्या है, मीरा ने स्वीकार किया, जो एक ऐसे मायने में सच था जिसे वो कभी पूरी तरह नहीं समझ सकता था। मैंने ये पूरा महीना एक एक टुकड़ा करके ये पता लगाने में बिताया है कि मैं पहले क्या थी। तुम वो टुकड़ा हो जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कबीर ने काफी देर तक उसे देखा। वही सतर्क, खोजी नजरें जो नैना और अर्जुन दोनों ने अपनी अपनी बातचीत में उसे दी थी, उन लोगों की नजरें जो अपने सामने बैठी औरत और अपनी यादों की औरत के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हों। तुम्हें सचमुच उसमें से कुछ भी याद नहीं है, उसने कहा। सिर्फ वो हादसा ही नहीं। हम 8 महीने, ऋतिका, वो समुद्र तट की यात्रा, तुम्हारे अंकल को लेकर वो झगड़ा जो मुझे अब जाकर समझ आया है। कुछ भी नहीं। नहीं, मीरा ने शालीनता से कहा। लेकिन जब तुम मुझसे कहते हो कि वह मायने रखता था, तो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करती हूँ। और मुझे लगता है, वो हिचकिचाई, शब्दों को सोच समझकर चुनते हुए, मुझे लगता है कि मैं ये पता लगाने का एक मौका चाहूंगी कि क्या वो दोबारा मायने रख सकता है। इसलिए नहीं कि मुझ पर तुम्हारा कोई कर्ज है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे भीतर का कुछ हिस्सा, यादों के बिना भी, तुम पर भरोसा करता है। इसका कुछ तो मतलब होना चाहिए। कबीर की आंखें भर आईं जब वो दोबारा बोला। मैं 1 साल तक सिर्फ इसलिए दूर रहा क्योंकि मैं इस बात से बुरी तरह डरा हुआ था कि कहीं मुझे यह न पता चल जाए कि तुम अब मुझे नहीं चाहती, कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो उस बालकनी से तुम्हारे पुराने रूप के साथ ही खत्म हो गया। शायद वो खत्म हो गया, मीरा ने ईमानदारी से कहा। लेकिन शायद जो कुछ बचा है वो एक नई शुरुआत करने के लायक हो। मैं अभी नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं इससे भागकर यह पता नहीं लगाना चाहती। उसने टेबल के उस पार धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, उसे पीछे हटने का पूरा मौका देते हुए। वो पीछे नहीं हटी। आखिरी जमावड़ा 2 हफ्ते बाद, एक रविवार को, उसी घर में हुआ जहां देवराज के साथ आमना सामना हुआ था। हालांकि इस बार कुर्सियां अलग तरीके से सजी थीं। कोई न्यायाधीश नहीं थे, कोई टकराव नहीं था, बस एक परिवार था जो अधूरा था और अभी भी संभल रहा था, जो सिर्फ इसलिए साथ बैठा था क्योंकि मीरा ने उनसे कहा था। देवराज वहां नहीं था। उस टकराव के कुछ ही दिनों के भीतर उसने शहर छोड़ दिया था। उसकी शादी चुपचाप खत्म हो रही थी और बिना किसी सार्वजनिक तमाशे के भी परिवार में उसकी साख हमेशा के लिए बदल चुकी थी। मीरा ने आखिरकार उसके राज को सार्वजनिक न करने का फैसला किया था, उसके भले के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रियंका ने उससे ऐसा न करने की गुजारिश की थी। वो इस बात से चिंतित थी कि सब कुछ सामने आने पर उनकी मां पर क्या गुजरेगी। मीरा आखिरकार यह समझ चुकी थी कि कुछ तरह के इंसाफ की कीमत उस तबाही के बाद पीछे छूट गए लोगों के लिए बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो साफ बच निकला, नैना ने तब कहा था जब मीरा ने उसे अपना फैसला बताया था। इसका मतलब ये है कि तुमने अपने गुस्से के ऊपर अपने परिवार को चुना। ये हारने जैसा नहीं होता। जब मीरा ने अपनी मां को उस हादसे का पूरा सच बताया कि वो कोई मर्डर या साजिश नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक ऐसी थकान थी जो आखिरकार 1 दशक से चल रही जंग में जीत गई थी, तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। यह मैंने किया था, उनकी मां ने कहा था। 10 साल पहले जब मैंने तुम्हें झूठा कहा था, मैंने उसी दिन उस थकान का पहला बीज बोया था। मैं अपनी बाकी की जिंदगी इसकी भरपाई करने की कोशिश में बिता दूंगी।
आपको अपनी बाकी की जिंदगी ऐसा करने में बिताने की जरूरत नहीं है, मीरा ने उनसे कहा था। आपको बस इसी तरह साथ खड़े रहना है जैसे आप अभी हैं। इतना काफी है, इतना हमेशा से काफी रहा है। वे सब अब साथ बैठे थे, उसकी माँ, उसके पिता, प्रियंका, नैना, यहाँ तक कि अर्जुन भी, जो मीरा के बुलावे पर आया था और पहले 1 घंटे तक दरवाजे के पास ही खड़ा रहा, पर आखिरकार झिझकते हुए टेबल पर एक सीट ले ली, जैसे वो खुद ये परख रहा हो कि क्या वो अब भी वहां का हिस्सा है। कबीर सबसे आखिर में पहुंचा और मीरा ने अपने परिवार के चेहरों पर एक हैरान कर देने वाली पहचान के भाव बदलते देखे। साफ तौर पर वह उनके लिए पूरी तरह से अजनबी नहीं था, बस वो कोई ऐसा इंसान था जिसे रितिका ने एक ऐसे परिवार से संभालकर दूर रखा था जिस पर उसने अपनी खुशियों में शामिल करने जितना भरोसा कभी नहीं किया था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मीरा ने कहा, जब सब लोग बैठ गए, जब चाय सचमुच परोसी जा चुकी थी और सचमुच पी जा चुकी थी, इस पूरे लंबे महीने में पहली बार। मैं जानती हूं कि आप में से कोई भी पूरी तरह से यह नहीं समझता कि एक्सीडेंट के बाद से मुझमें क्या बदलाव आया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे इस तरह समझा सकती हूं जिसका कोई मतलब निकले। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप ये जानें कि मैं पहले जो कोई भी थी, भले ही मेरी याददाश्त कभी वापस आ जाए, मैं दोबारा वैसी इंसान बनने की योजना नहीं बना रही हूं। मैंने यह महीना आप सभी से ऐसे मिलने में बिताया है जैसे पहली बार मिल रही हूं, और मैंने ये तय किया है कि मुझे अपना ये रूप पसंद है जब मैं 1 दशक पुराने गुस्से और दर्द को किसी ढाल की तरह लेकर नहीं घूम रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं खुद का यही रूप बनाए रखना पसंद करूंगी। प्रियंका ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। यह वही हाथ था जिसने कभी उसकी सगाई तोड़ने वाला झूठ पहुंचाया था, पर आज वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा था। मैं भी यही चाहूंगी, उसने कहा। मैंने एक दुश्मन के बजाय एक बहन का होना बहुत मिस किया है। उसकी मां ने सिर हिलाया। आंसू अब आजादी से बह रहे थे। मैं किसी भी चीज से ज्यादा यही चाहूंगी। यहां तक कि अर्जुन ने भी, जो अब भी सतर्क था, पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा था, मुस्कुराने जैसी कोशिश की। कंपनी अच्छा काम कर रही है, उसने कहा। सच कहूं तो पिछले 1 साल में जितना किया, उससे बेहतर। पता चला कि ईमानदारी बिजनेस के लिए अच्छी होती है। कमरे में एक हंसी गूंज उठी, छोटी, सच्ची, पहली सहज हंसी जो मीरा ने इस उधार की जिंदगी में जागने के बाद से सुनी थी। उसी शाम बाद में, जब सब चले गए, मीरा उसी बालकनी पर खड़ी थी जहां रितिका ने कभी एक अंत की तरफ हाथ बढ़ाया था। वो उस शहर को देख रही थी जिसने उसे 1 महीने में माफी के बारे में उससे कहीं ज्यादा सिखा दिया था जितना उसकी पुरानी जिंदगी 28 सालों में सिखा पाई थी। उसने उस औरत के बारे में सोचा जो वो खुद हुआ करती थी, थकी हुई, अदृश्य, बिना किसी मातम के, बारिश से भीगी एक कार में अकेली मरती हुई जिसके घर लौटने का कोई इंतजार नहीं कर रहा था। और उसने रितिका के बारे में सोचा, जो खूबसूरत थी, क्रूर थी, एक ऐसे परिवार द्वारा तोड़ी गई जिसने ठीक उस वक्त उसे नाकाम कर दिया जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और आखिरकार वो उसी थका देने वाले किनारे पर पहुंच गई जहां मीरा एक बिल्कुल अलग जिंदगी में पहुंची थी। 2 औरतें, 2 तरह का अकेलापन, और किसी तरह एक नामुमकिन से दूसरे मौके में दोनों आपस में सिल दी गई थी। मैं पहले सोचती थी, मीरा ने धीरे से कहा, किसी से नहीं, बस उस शहर से, उस ताकत से जिसने उसके टूटे हुए अंत को किसी और की टूटी हुई शुरुआत के साथ जोड़ दिया था, कि कुछ जिंदगियां सचमुच लड़ने के लायक नहीं होती। मेरी जिंदगी नहीं थी। मैंने बेहतर होने का मौका मिलने से पहले ही हार मान ली थी। उसने नीचे अपने हाथों की तरफ देखा, जो अभी भी पूरी तरह से उसके नहीं थे, अभी भी उधार के थे, जिन पर एक अजनबी के निशान और एक अजनबी की अंगूठी थी। और उसने दोनों जिंदगियों में पहली बार कुछ ऐसा महसूस किया जो एक सच्ची उम्मीद जैसा लग रहा था। पर मुझे अब नहीं लगता कि यह सच है। मुझे लगता है कि हर जिंदगी लड़ने के लायक होती है, अगर आप सचमुच मलबे को देखने और उससे भागने के बजाय उसे ईमानदारी से दोबारा बनाने का फैसला करने के लिए तैयार हो। रितिका को पहली बार में वो मौका नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, पर किसी तरह हम दोनों के बीच हमें इसे समझने का एक और मौका मिल गया। वो बालकनी के किनारे से पीछे मुड़ गई, इस बार बिना किसी डर के, उस हताश कर देने वाले अंत के बिना नहीं जिसने रितिका की पुरानी जिंदगी को ठीक इसी जगह खत्म कर दिया था, बल्कि एक ऐसे इंसान के शांत, सोचे समझे फैसले के साथ जो एक ऐसी जिंदगी की तरफ वापस कदम बढ़ा रहा था जिसे उसने आखिरकार अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। अंदर काउंटर पर उसका फोन थरथराया। कबीर का एक मैसेज था, सादा और गर्मजोशी से भरा। शुक्रवार को डिनर? कोई दबाव नहीं, बस हम दोनों, चीजों को समझते हुए। मीरा मुस्कुराई, एक छोटी और सच्ची मुस्कान, और उसने वापस एक शब्द टाइप किया। हाँ, मीरा को ये कल्पना करना अच्छा लगा कि कहीं, किसी ऐसी जगह जहां उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्हें दूसरा मौका मिलता है, एक थकी हुई 28 साल की औरत आखिरकार शांत, गहरी शांति में थी,
इसलिए नहीं कि उसकी पुरानी जिंदगी ठीक हो गई थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कहीं और एक उधार के शरीर और एक उधार के नाम में कोई आखिरकार उस जिंदगी को जी रहा था जिसके बारे में उसने कभी नहीं माना था कि वह इसे डिजर्व करती थी। और जब से उसने एक अजनबी के बिस्तर में, एक अजनबी के अपराध बोध में, एक अजनबी की अधूरी जंग में अपनी आंखें खोली थी, पहली बार मीरा ने पूरी तरह से और बिना किसी झिझक के महसूस किया जैसे वो अपने घर आ गई हो। सीजन समाप्त। बोरोड लाइफ सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो भविष्य की सीरीज के लिए चैनल को फॉलो करने पर विचार करें, जिसमें एक संभावित दूसरा सीजन भी शामिल हो सकता है जो कबीर और मीरा के भविष्य और देवराज के राज को उजागर न करने के मीरा के फैसले के असर को तलाश करेगा। सीजन 2 के लिए आपके कमेंट्स और रिक्वेस्ट नीचे सादर आमंत्रित है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगेगी तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।